हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे और ये लेक्चर रहेगा थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक ना। लेक्चर लंबा रहेगा, एकदम धैर्य से पेशेंस के साथ आराम से देखिएगा। ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे एक पॉइंट को। देखिए, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इसमें बहुत लोगों के लिए ये टॉपिक है पढ़ना, बहुतों को पढ़ना टॉपिक, और सबके लिए लगभग लगभग नया है। सबके लिए लगभग लगभग नया है। तो नया है तो उस नया को अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना हो, सबसे पहले उस टर्म यानी उस मैकेनिक्स में या उस टॉपिक उस सब्जेक्ट में जो जो मेन मेन पॉइंट रहेगा, जो मेन मेन वर्ड रहेगा, उस वर्ड को हमको समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक तरह से फिजिक्स बोला जाए, फिजिक्स का ही ये पार्ट है, यानी साइंस है। साइंस में फिजिक्स का पार्ट है इंजीनियरिंग, यानी साइंस में एक फिजिक्स का साइंस का एक पार्ट फिजिक्स और फिजिक्स का ही एक पार्ट है ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर कोई 12th किए होंगे ना आप लोग, तो उसमें आप लोगों को मिला होगा मैकेनिक्स से रिलेटेड, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे मोशन के बारे में, यानी गति के बारे में, फोर्स के बारे में, बल के बारे में, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े होंगे, मतलब जो बैलेंस करके रखता है, ये सब चीज के बारे में आप लोग पढ़े हैं। उसी को हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ये ज्यादातर किसका यूज होगा, ये ज्यादातर उस ब्रांच का यूज होगा ना जिस ब्रांच को आगे जरूरी पड़ेगा। जैसे कि आगे मतलब कौन कौन सा ऐसे ब्रांच है जिन लोगों का आगे मैकेनिक्स बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा, ऐसे तभी सबको पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए, सिविल और मैकेनिकल, ये दो ऐसे ब्रांच हैं, इन दोनों को ना बहुत आगे जरूरी पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आगे आप लोग पढ़िएगा सोम पढ़िएगा, मॉस पढ़िएगा, ये सब सारा चीज आप लोग पढ़िएगा आगे। तो आगे फिर आगे पूरा ये मैकेनिक्स काम देगा, यानी ये मैकेनिक्स एक तरह का जड़ है, बेसिक अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आखिर हम लोगों को पढ़ना क्यों है। तो देखिए, एक तरह से तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है ना कि जैसे कुछ एक चीज के बारे में बहुत सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है, तो उसको ना एक अलग कैटेगराइज कर देता है, ठीक है। अगर एक चीज के बारे में, जैसे कि हम लोगों को मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ना, तो उसका एक पार्ट हम लोग को अलग करके निकाल दिया कि चलो इसको मैकेनिक्स के अंतर्गत रखेंगे। और उसी में से क्या आता है कि जैसे कि अब लाइट के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब लाइट होता है, तो उसको एक अलग ब्रांच में निकाल देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं हीट के बारे में पढ़ना, तो हीट वाला का एक अलग टॉपिक निकाल देता है, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। सेम इसी तरह का क्या है, हम लोगों को एक वही फिजिक्स था ना, वही फिजिक्स का एक अलग चीज निकाल दिया गया, अलग तरीका से बना दिया गया कि चलो हाँ, इसको एक अलग रूप दे देते हैं और उसमें केवल हम लोग केवल और केवल मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग दुकान में देखते होंगे काउंटर रहता है सबका, यानी एक तो दुकान है पूरा, लेकिन उसमें भी देखिएगा कि एक तरफ साबुन का रहता है, दूसरा तरफ नहाने वाला साबुन का रहेगा, एक तरफ साफ करने वाला साबुन का रहेगा, सबको अलग अलग कैटेगराइज कर देता है। उसी तरह का सेम है यहाँ पे ना। तो ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर भी है, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। मैकेनिक्स के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, प्लस में फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा फोर्स हम लोगों को यहाँ पे यूजेज होगा, फोर्स का रिजल्टिंग फोर्स, ये सब कैसे निकालेंगे, ये सब सारा चीज देखेंगे। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम लोगों को डिफिनेशन पढ़ना होगा कि रियल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ देखिए ब्रांच ऑफ साइंस लिखा हुआ है, लेकिन रियल में क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, यानी फिजिक्स का एक ब्रांच है। फिजिक्स को ही एक कैटेगराइज कर दिया गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। लेकिन अब फिजिक्स भी किसका ब्रांच है, फिजिक्स भी एक साइंस का ब्रांच है, इसीलिए साइंस से फिजिक्स, फिजिक्स से मैकेनिक्स, इसीलिए डायरेक्ट फिर मैकेनिक्स से साइंस में घुस सकते हैं। वही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द बिहेवियर, जिसके अंदर किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या क्या चीज बिहेवियर हो रहा है, क्या क्या घटना घट रहा है, आखिर किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वही चीज हम लोगों को यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी, यानी इसमें मेनली बिहेवियर ऑफ ए बॉडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई एक बॉडी है, वो बॉडी किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास देखिए एक माचिस है,
है ना। यानी ये भी क्या है, ये एक बॉडी है। तो देखिए ये इसके अंदर में बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा गुण है। क्या, जैसे देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके पास फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आ गया, अभी इसको आराम से ऐसे रखें तो ये रेस्ट में है। तो यही सब, यानी ये जो बिहेवियर ऑफ बॉडी है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का क्या क्या बिहेव, यानी ये बॉडी किस किस तरह से व्यवहार कर सकता है, बस इसी के बारे में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मेनली ये क्या होता है, जैसे कि अगर कोई अब यही क्या है, बड़ा बॉडी ले लेते हैं, जैसे बड़ा बॉडी बाइक या फिर बड़ा बड़ा गाड़ी ले लेते हैं, उसमें भी जब फोर्स लगता है तो उसमें भी मोशन होता है। मोशन लगता है मतलब कि फोर्स लगाए यानी फोर्स एक हो जाएगा, फिर मोशन आया यानी गति आया। तो फोर्स और मोशन यही दोनों में तो पूरा फिजिक्स मिल जाता है हम लोगों को। और यही इसमें मेनली यही कि फोर्स कितना लगा, फोर्स कैसे लगा, फोर्स के चलते उसमें मोशन हुआ, मोशन कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है, एंगल कितना बना रहा है। अब मोशन में हो गया तो फ्रिक्शन कितना लगने लगेगा, फ्रिक्शन अब निकालिए। यही सब सारा चीज हम लोग इसमें मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। बस फोर्स और मोशन यही है, वही है कि डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी किस तरह का बिहेव कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, देखिए व्हेन द बॉडी यानी व्हेन द बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा यानी रुका हुआ रहेगा तो किस तरह का बिहेव करेगा, और चल रहा है तो किस तरह का बिहेव करेगा। यही हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिक्स में। जैसे देखिए रुका हुआ है तो रुका हुआ है तो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ अपना गुण है, वो रेस्ट में। अब मान लीजिए वो चलने लगा, तो चलने लगा इसका मतलब क्या कि फोर्स आ गया, फोर्स आ गया तो फोर्स के चलते उसमें कुछ मोशन आ गया। जैसे हम यहां से चल रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के चलते मेरे पास क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है। अब फोर्स आ गया और मोशन आ गया, बस फिजिक्स तो घुस गया। फोर्स और मोशन ही तो है फिजिक्स में, इसके अलावा और मिलता ही क्या है जनरली ज्यादातर। तो आई होप मैकेनिक्स के डिफिनेशन को समझ चुके होंगे आप लोग। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नोट्स अच्छे से बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी। यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, एक साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी हो, यानी वो बॉडी रेस्ट में हो या वो बॉडी मोशन में हो, तो उस जब वो रेस्ट में रहेगा तो किस तरह से बिहेव करेगा, यानी किस तरह का व्यवहार करेगा। जिसमें वो मोशन में रहेगा यानी गति में रहेगा तो किस तरह से व्यवहार करेगा। जैसे आप लोगों के पास क्या मान लेते हैं घर में बाइक होगा, बाइक एक जगह खड़ा करके रखें तो वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। और जब बाइक को स्टार्ट करके एक्सेलरेट करके हम लोग एक्सेलरेट करके आगे ले जाते हैं तब वो किस तरह से बिहेव करता है। यही हम लोग पूरा इसी के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। अब इसके आगे देखिए, एक ना हम थोड़ा सा एक पॉइंट लिख कर लाए थे, ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ क्या लिखा हुआ है ना, द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए वेरी इसेंशियल फॉर एन इंजीनियर। कोई भी इंजीनियर को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज बहुत काम देगा, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए उसके पास। अभी हम लोगों को ना बहुत आगे ऐसे ऐसे फिनोमिना मिलेगा ना, फिनोमिना घटना घटेगा ना जो जरूरी है रियल लाइफ में भी वो सब होते रहता है। देखिएगा मैकेनिक्स को पूरा रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे हम। वही लिखा हुआ है कि द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए वेरी इसेंशियल फॉर एन इंजीनियर। कोई भी एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए इन प्लानिंग। और देखिए फॉर एन इंजीनियर मतलब एक इंजीनियर को होना चाहिए। आखिर किस लिए होना चाहिए, कुछ तो जरूरी होगा इंजीनियर्स को, तब ना उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो क्या क्या चीजों को क्या मतलब नॉलेज रखने से क्या हम लोगों को बेनिफिट हो सकता है। किसी भी चीज को प्लान करने में आप लोग पूरा निपुण हो जाइए। अगर हम किसी भी चीज को अच्छे से प्लान कर लेंगे, किसी भी चीज को अगर डिजाइन करना है तो आखिर उसके बारे में पूरा हम लोग समझेंगे सोचेंगे तब ना उसको डिजाइन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक बाइक को डिजाइन करना है, गाड़ी को डिजाइन करना है, तो गाड़ी ऐसी डिजाइन हो जाएगा। पहले उसके बारे में पूरा देखेंगे, कैसे रोड पे चलता है, किस तरह से होता है, कैसा होना चाहिए, पूरा उसके बारे में रिसर्च करेंगे। इसके बाद उसको हम लोग आइडिया देके एक डिजाइन करेंगे कि हाँ मतलब पहले प्लान बनाएंगे कि इस तरह से होना चाहिए, इसका डिजाइन इन्हें निकलना चाहिए, इसका डिजाइन इन्हें निकलना चाहिए, चक्का थोड़ा गोला होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। ये सब कैसे हम लोग समझेंगे, जब तक कुछ आइडिया रहेगा तब ना, मतलब थ्योरी रहेगा आपके पास, थ्योरी रहेगा दिमाग में, तब ना प्रैक्टिकली उतारिएगा। और पता चला कि थ्योरी दिमाग में है ही नहीं है तो प्रैक्टिकल का समझ में आएगा कुछ ना। तो प्रैक्टिकल करने के लिए थ्योरी जरूरी होता है। वही है कि प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड द मशीन्स।
कोई भी स्ट्रक्चर को बनाना है या फिर कोई भी मशीन को बनाना है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी मशीन को डिजाइन करना है, तो उस डिजाइन करने के लिए ऐसे ही तो डिजाइन नहीं हो जाता। सब लोग इंजीनियर्स होते हैं। इतना बड़े बड़े आप लोग गाड़ी देखते हैं रोड पे, तो हम लोग जाते हैं बाइक का देखते हैं कि अच्छा हाँ अरे ये बढ़िया लुक दिया है, ये बढ़िया लुक दिया है, ये बढ़िया मॉडल है। बस हम लोग लुक को देखकर सोचते हैं कि अरे हाँ ये बढ़िया, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगा है। वो उसको सबसे पहले प्लान किया गया होगा कि हाँ देखा होगा मार्केट में कि इस तरह का हम ला सकते हैं, पूरा प्लान किया होगा। इसके बाद पूरा डिजाइन उसको तैयार किया। पहले सब पेपर में प्लानिंग होता है, पेपर में डिजाइनिंग होता है, इसके बाद फिर उसको 3D में बनाया जाता है। तो सब ऐसे ही थोड़ी ना बनता, वो सब के पीछे पूरा गहरा एकदम ये किया जाता है, स्टडी किया जाता है, पढ़ता है लोग, अच्छे से मेहनत करता है, तब जाकर उसको उस तरह का डिजाइन देता है। अब जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग या मैकेनिक्स मशीन वाले लोग, तो देखिए इसमें अगर जो भी कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर में भी मैकेनिक्स का जरूरी पड़ता है। मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग खड़ा कर दिए, तो बिल्डिंग में किधर फोर्स लग रहा है, भूकंप आएगा तो किधर गिरने का चांसेस है, किधर झुकने का चांसेस है, तो उसी के अनुसार उसको हम लोग बैलेंस करके रखेंगे। किधर कितना वेट दें, अगर छत ढला रहा है तो किधर कितना डालें मटेरियल ताकि उधर ज्यादा लोड पड़ रही है, वो भी बैलेंस करके रखे। तो ये सब सारा चीज हम लोगों को इसमें मिलेगा देखने को, ठीक है ना। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो एक हम लोग समझे कि ये यानी साइंस का एक ब्रांच था फिजिक्स, और फिजिक्स का ही एक ब्रांच था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। लेकिन अब इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी कुछ कुछ कैटेगराइज में बांटा गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को किस चीज में क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब कि कितना पार्ट में बांटा हुआ है उसको, ठीक ना। तो देखिए यहां से हम लोग समझते हैं इसको ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितना पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़े हुए, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा। यानी वेन द, यानी हम लोग क्या पढ़े थे, बिहेवियर ऑफ बॉडी। एक बॉडी किस तरह का बिहेव कर रहा है, और कौन कौन सा कंडीशन लिए थे कि जब बॉडी रुका हुआ है और जब बॉडी मोशन में है तो वो किस तरह का बिहेव करेगा। बस यही दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो वही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में ही बांटा गया और उसी दोनों के बेसिस पे, अब उसी का मतलब साइंस के अनुसार साइंटिफिक नाम दे दिया गया। जैसे देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, पहला स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स कहने का मतलब कि स्टैटिक्स मतलब कि बॉडी अभी रुका हुआ है, यानी बॉडी क्या है, बॉडी एट रेस्ट में है। अगर बॉडी एट रेस्ट में है, और दूसरा हम लोग क्या यहाँ पे भी पढ़े थे कि बॉडी एट मोशन, और दूसरा जब बॉडी मोशन में हो जाएगा ना, तो क्योंकि यही दोनों के बारे में पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिए, पहला स्टैटिक्स में और दूसरा डायनेमिक्स में। जब बॉडी एट रेस्ट यानी जब बॉडी रुका हुआ रहेगा तो हम लोग स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, और जब बॉडी मोशन में हो जाएगा, मोशन में यानी गति में आ जाएगा, तो उसको हम लोग डायनेमिक्स के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि अगर बोला जाए कि बॉडी रुकल है तो ठीक है, हम स्टैटिक्स में एकदम पूरा अटेंशन, लेकिन धीरे 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 हम गति कर रहे हैं तो हम क्या चीज में आ गए, अब हम लोग डायनेमिक्स के अंतर्गत काम करेंगे और उसी के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो डायनेमिक्स है इसमें भी है, यहाँ तो पता चल गया स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अभी इसका डिफिनीशन भी लिख देंगे ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे केवल समझिएगा, नोट्स भी के लिए भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। स्टैटिक्स तो समझ में आ गया कि अगर बॉडी एट रेस्ट में रहेगा, बॉडी कहीं रुका हुआ है, तो उसको हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, और बॉडी अगर मोशन में है, गति कर रहा है, तो उसको हम लोग डायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो ये डायनेमिक्स है, ये डायनेमिक्स है ना, अब इसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला किस चीज में, काइनेमैटिक्स, और दूसरा किस चीज में, काइनेटिक्स। देखिए बॉडी इन मोशन। अब देखिए बॉडी मोशन में कैसे आएगा, बॉडी मोशन में दो तरह से आ सकता है, या तो उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, कोई भी बॉडी में क्या करेंगे, पीछे से धक्का देंगे, पीछे से धक्का लगाएंगे, तब वो क्या करेगा, बॉडी में मोशन आएगा। और दूसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा कि बिना फोर्स का भी मोशन में आ जाएगा। यानी हो सकता है बिना फोर्स का भी मोशन में आ सकता है, जैसे कि सूर्य चारों तरफ घूम रहा है, तो देखिए मतलब वहां पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन जो हम लोग ना एक जो कंसीडर करते हैं ना, कंसीडर करने का मतलब कि मान लेते हैं, मान लिए कि यहाँ हम लोग बिना फोर्स के ही कर दिए, बिना फोर्स के ही मोशन में आ गया, तो वही है यहाँ पे कि डायनेमिक्स मतलब बॉडी इन मोशन में रहेगा। तो एक में क्या है, काइनेमैटिक,
काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स है। देखिए काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स किसको बोलेंगे? काइनेमैटिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग फोर्स को क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन काइनेटिक्स उसको बोलेंगे जिसमें फोर्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। यानी वही है काइनेमैटिक्स, मतलब कि विदाउट एनी रिफरेंस ऑफ फोर्स, इसमें कोई फोर्सेस नहीं लगा हुआ है, बिना फोर्स के ही इसमें मोशन आ गया, बिना फोर्स के ही इसमें मोशन है। अब काइनेटिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग फोर्स लगा के और किसी को मोशन में लाए हैं, यानी मोशन मतलब गति में लाए हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके डिफिनेशन लिखते हैं। जैसे स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डायनेमिक्स है तो डायनेमिक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स है, यहाँ पे अगर है तो ये देखिए डायनेमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। तो काइनेमैटिक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा और काइनेटिक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग डिफिनेशन सबको लिखते हैं ताकि नोट्स बनाने में सहूलियत हो। और वैसे क्या है कि हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ना तो और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो ज्यादातर थ्योरी पार्ट है। इसमें देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ज्यादातर आप लोग को न्यूमेरिकल पढ़ना है, इसीलिए अभी तो जो थ्योरी मिल रहा है तो थ्योरी ही अभी आराम से पढ़िए। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपके दिमाग में थ्योरी है, थ्योरी नहीं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जब तक आपके दिमाग में थ्योरी नहीं रहेगा ना तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कुछ कर सकते हैं। कोई भी काम करने जाइएगा ना तो आपको थ्योरी चाहिए, दिमाग में थ्योरी रहेगा ना तभी प्रैक्टिकल काम हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। मान लेते हैं थ्योरी के लिए आपके पास बुक है, लेकिन बुक वाला समझ में आए तब तो आप उसको यूज कीजिएगा, इसीलिए पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तो यही रहेगा क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो समझ गए। अब इस सबका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, ये एक एक करके सबका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग किस तरह का डिफिनेशन हो सकता है। तो हम लोग देखे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दो पार्ट, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का दो पार्ट, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक। स्टैटिक्स मतलब कि एट रेस्ट, डायनेमिक्स मतलब कि डायनेमिक्स मतलब कि मोशन, बॉडी इज इन मोशन। काइनेमैटिक्स मतलब कि देखिए काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स दोनों डायनेमिक्स का ही पार्ट है, यानी दोनों में बॉडी का मोशन होगा। तो काइनेमैटिक्स में क्या है कि हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी बिना फोर्स के ही हम लोग समझेंगे ना कि बॉडी मोशन में है। जबकि काइनेटिक्स में क्या है कि फोर्स को कंसीडर करना होगा कि हाँ फोर्स लगाए हैं तब जाके वो मोशन में आया है, यानी तब जाके उसके अंदर गति है। जैसे देखिए, अच्छा पहले अभी देखते हैं यहाँ पे इसके सबसे पहले स्टैटिक्स का डिफिनेशन देखते हैं। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स आर द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी एट रेस्ट, यानी जब बॉडी रेस्ट में रहेगा यानी स्थिर अवस्था में रहेगा, उस समय उस बॉडी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखें? स्टैटिक्स के अंतर्गत रखें। उसी को हम लोग बोलते हैं इज नोन एज स्टैटिक्स, यानी स्थिरांक बोल सकते हैं। जैसे कि बॉडी एट रेस्ट है, यानी ये क्या, बॉडी अपना रेस्ट में है, तो ये क्या क्या बिहेव कर रहा है, नीचे फोर्स लगा रहा है, नीचे ग्रेविटी फोर्स से, यानी इसके पास कुछ मास है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये सब सारा चीज इसका फिनोमिना होगा। तो यही इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए अब कहीं आप लोग तराजू देखे होंगे, तराजू इस तरह से रहता है, ऐसे इधर बैलेंस रहता है, दोनों क्या रहता है, दोनों बैलेंस में रहता है, और फिर वो भी क्या रहता है, स्टैटिक्स में रहता है। तो उसमें भी बहुत सारा फिनोमिना घटना घटता है, तो वही सब देखेंगे। स्टैटिक्स समझ में आ गया होगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंतर्गत विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। यही ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स में क्या होता है कि बॉडी रेस्ट में रहता है, उसी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को स्टैटिक्स के अंतर्गत रखा गया। डायनेमिक्स क्या होगा, सबका डिफिनेशन लगभग सेम आएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी मोशन में आ गया है, यानी अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन के वक्त वो क्या क्या बिहेव, मतलब क्या क्या वो घटना घटा रहा है, क्या क्या वो बिहेव कर रहा है, उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स, ठीक। फर्दर डायनेमिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्दर मतलब उसके बाद डायनेमिक्स को भी दो पार्ट में बांटा गया। डायनेमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, मतलब ये काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स दो पार्ट में बांटा गया। तो देखिए काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स दोनों में भी बॉडी मोशन में होगा, लेकिन कारण खोजेगा कि आखिर किसके थ्रू मोशन में है, यानी किसके चलते वो गति कर रहा है। जैसे कि पीछे से वो
मान लेते हैं कि आदमी कोई जा रहा है, पीछे से बाघ दौड़ाने लगेगा तो हम लोग को क्या, चाहे कुत्ता दौड़ाने लगेगा तो वहां पे हम लोग को दौड़ने का या मोशन होने का कारण क्या हुआ, वो कुतवा हुआ। ठीक, मान लेते हैं पीछे से डंडा लेके दौड़ा रहे हैं या चप्पल लेके घर से दौड़ा रहे हैं मम्मी पापा, तो फिर क्या कीजिएगा, कारण क्या हो गया कि अभी उन लोग दौड़ा रहे हैं चप्पल जूता लेके, झाड़ू ये सब लेके, ठीक ना, तो वो एक कारण बन जाता है। वही है, देखिए काइनेमैटिक्स मतलब क्या है, काइनेमैटिक्स किसको हम लोग बोलेंगे, काइनेमैटिक्स बोलेंगे द स्टडी ऑफ ए बॉडी, द स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन। देखिए दोनों में क्या पढ़ना है, द स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन, क्या कि दोनों मोशन में है, डायनेमिक्स का ही पार्ट है, तो दोनों क्या होगा, मोशन। एक में क्या करते हैं हम लोग, जो काउज है, कारण है, उसको कंसीडर करते हैं, दूसरा में कंसीडर नहीं करते हैं। तो किस में करते हैं, किस में नहीं करते, जैसे काइनेमैटिक्स, द स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन when the forces which causes the motion are not considered। मतलब कि बॉडी मोशन में है, जबकि हम लोग क्या करें, when the forces which causes the motion, मतलब कि फोर्स उस पे लग रहा है, फोर्स लगने के बाद इसमें कुछ मोशन आ रहा है उस बॉडी में, मोशन में, तब भी हम लोग क्या करें, फोर्स को कंसीडर नहीं करें ना, हम नहीं मानेंगे कि फोर्स लग रहा है, इसके बावजूद भी वो मोशन में है। तो इसको जिसके अंतर्गत पढ़ा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है कि उसमें फोर्स को भी कंसीडर करेंगे, चलो कि हाँ तुमको धक्का मारे हैं, जोर से मारे हैं, तब तू धक्का खा के ढकला गया, उधर जाके गिर गया मुंह के बले, यानी यहाँ पे मुंह के बले गिरा, इसके पीछे का कारण क्या है कि हम उसको एक मुक्का मारे, यानी हम उसको फोर्स लगाए, वो यानी हम यहाँ पे फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। कभी होता है ना कि आप लोग के साथ किसी से लड़ाई होगा ना, किसी को जोर से मार दीजिएगा ना, तो मान लीजिए उसको ज्यादा चोट लग गया, तो बोलेगा ना 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 हम नहीं मारे हैं, मतलब आपके ऊपर कंप्लेन आएगा ना, तब कहिएगा ना 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 हम नहीं मारे हैं, हम मारबे नहीं किए हैं, वो अपने कहूँ गिर के उन्हें मुंह कान तोड़ दे होगा, तो हम थोड़ी ना जान रहे हैं। तो वहां पे क्या आप नहीं ले रहे हैं उसका जिम्मा कि हाँ मारे नहीं है हम, मतलब आप उसका कारण नहीं बन रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, यानी वहां पे फोर्स का कंसिडर नहीं होगा, तो वो काइनेमैटिक्स के अंतर्गत आएगा, यानी वो अपने कानून जा रहा होगा, पी के जा रहा होगा, अपने गिरू के कानून मुंह कान फोड़ ले होगा। जबकि काइनेमैटिक्स में क्या है कि काइनेमैटिक्स में अगर अगल बगल वाला कोई देख लिया तो बोलेगा कि हाँ तू ही मार ले, तो यानी आप क्या बन गए, कारण बन गए। यही है इसमें काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में। लेकिन क्या है कि दोनों में क्या है, दोनों में मोशन, यानी दोनों में मोशन कहने का मतलब कि दोनों में वो जाके मुंह के बल उन्हें गिरल है, यानी दोनों कंडीशन में मोशन हुआ है ना, दोनों कंडीशन में गति हुआ। तो यही था आप लोगों को डिफिनेशन। अब इसके बाद देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ कुछ और छोटा छोटा टर्म आएगा, जैसे कुछ कुछ हम बातें बता रहे हैं, जैसे कि आएगा आप लोगों को मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो यूनिट ये सब तो आएगा, फोर्स मिलेगा ही। अब इसमें देखिए दो चीजों का और बारे में बताते हैं। एक होता है बॉडी, बॉडी इतना बारे में बता रहे हैं, बॉडी, बॉडी मतलब क्या कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, यानी पत्थर ये सब क्या है, ये सब बॉडी ही है ना। बॉडी मतलब कि वस्तु, हम लोग क्या है, हम लोग का भी एक बॉडी है, यानी एक ऑब्जेक्ट है हम लोग। तो यही इसमें दो तरह का ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए बोलेगा। एक बोलेगा रिजिड बॉडी क्या होता है और एक बोलेगा फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है। देखिए रिजिड बॉडी उसको बोलते हैं जो पूरा कठोर बॉडी हुई, रिजिड मतलब वही होता है हार्ड, हार्ड मतलब होता है कठोर, जिसके अंदर खोखलापन ये सब कुछ नहीं हो, तो उसका कुछ अलग बिहेव होता है। एक तरह का और बॉडी होता है जो रिजिड होता है, नहीं सॉरी, जो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि मुलायम, यानी एक रिजिड बॉडी एक फ्लेक्सिबल बॉडी। रिजिड बॉडी में क्या होता है, ये वाला चीज आप लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि है क्या। देखिए एक है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, यानी बॉडी भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल बॉडी। रिजिड बॉडी अगर आम भाषा में बोला जाए ना कि जो बॉडी बिल्डर होता है ना, जो बॉडी बिल्डर होता है ना, जिसको कुछ भी मारिएगा एकदम, मतलब पूरा उसका बॉडी जो सुबह सुबह दौड़ता है ना, उन लोगों का बॉडी देखिएगा पूरा टाइट हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है। तो वही क्या है, वही है रिजिड बॉडी। और एक होता है ना कि खा खा के घर में मतलब पड़ा पड़ा है एकदम, और वो जो फॉर्म मुर्गी वाला होता है ना, उस तरह का बना हुआ है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडी मतलब कि जिसका मुलायम बॉडी हो, वही है फ्लेक्सिबल बॉडी। लेकिन हाँ ये सब इंसान के ऊपर नहीं लागू करना है, ये सब मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर लागू करके हम लोगों को देखना है। जैसे देखिए आप लोग एक पत्थर ले लीजिए, एक पत्थर ले लीजिए, यानी स्टोन ले लीजिए। स्टोन देखिएगा ना कि पूरा खतरनाक और सॉलिड रहेगा, उसमें आप कुछ भी कीजिएगा ना तो इस पे मार, देखिए ये भी बॉडी है, स्टोन एक बॉडी है, इस पे मारिएगा ना तो आप ही को चोट लगेगा, क्योंकि ये अंदर से पूरा कॉम्पैक्ट है, एकदम कॉम्पैक्ट के साथ वो बना हुआ है।
यानी पूरा कॉम्पैक्ट है, उसके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कठोर वस्तु, ठीक। अब देखिए ये भी तो बॉडी है, लेकिन ये क्या, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब मुलायम बोल सकते हैं, या मुड़ जाने वाला, मुलायम बॉडी, मुलायम वस्तु, फ्लेक्सिबल। अब जैसे देखिए वो फोम ले लीजिए, फोम, ये जो फोम आता है ना, फोमुआ, वो फोमुआ को ले लीजिए। उसमें आप लोग देखिएगा ना फोमुआ में कि वो भी क्या, वो भी ऑब्जेक्ट है, वो भी सॉलिड है, लेकिन उसको थोड़ा सा मारिएगा ना तो पिचक जाएगा, चप जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बॉडी। क्यों? क्योंकि देखिए उसके अंदर फोर्स, मतलब उसके अंदर कॉम्पैक्शन नहीं है, वो बस खाली एक दिखावा में दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे, मतलब वो दिखावट वाला। एक होता है ना कि एक दिखावटी वाला और एक होता है रियल वाला। तो रियल वाला तो ये है, लेकिन दिखावटी वाला वो फॉर्म वाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बॉडी। तो आई होप आप लोग रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी में डिफरेंस समझे होंगे। फ्लेक्सिबल बॉडी में क्या होता है कि कॉम्पैक्शन कम होता है, यानी पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ नहीं रहता है, मतलब यही ना बोलते हैं देहात में, मतलब कि पूरा जात जात के भरना, तो वो नहीं रहता है इसमें फ्लेक्सिबल बॉडी में। फ्लेक्सिबल बॉडी में अंदर में क्या रहेगा, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस रहता है, स्पेस थोड़ा ज्यादा रहता है, फिर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी कम रहता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है फ्लेक्सिबल बॉडी। और रिजिड बॉडी में तो कहीं नहीं, ये पूरा एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा, पूरा एकदम भरा हुआ रहेगा, कॉम्पैक्ट ये हो रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा रहेगा, स्पेस कम रहेगा, अंदर थोड़ा भारी रहेगा ये, यानी फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होगा, थोड़ा भारी रहेगा। और रिजिड बॉडी थोड़ा भारी रहेगा, फ्लेक्सिबल बॉडी थोड़ा हल्का टाइप का रहेगा। ये भी आप लोगों का टॉपिक ये था सिलेबस में। अब इसके बाद आप लोगों को टाइम के बारे में, समय के बारे में तो आप लोग समझ ही रहे हैं समय क्या होता है, ये सब समय का यूनिट। फिर हम लोगों को यूनिट के बारे में पढ़ना कि रियल में यूनिट क्या है, यूनिट में। लेकिन यूनिट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा क्वांटिटी के बारे में, यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। यानी यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ के बाद मतलब एक बेसिक चीज है, जैसे कि बेसिक चीज में आप लोग यहाँ से हट के थोड़ा बताते हैं। जैसे देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में सबसे पहला चीज आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो आप लोग को फिजिक्स में पढ़ना होगा, फिजिक्स में नहीं हो सकता है ना, तो मेरा फिजिक्स वाला फर्स्ट लेक्चर देखिएगा ना, तो वहां पे सारा चीज बताया हुआ। एक चीज होता है देखिए फिजिकल क्वांटिटी होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मतलब बोलते हैं हम लोग, फिजिकल मतलब भौतिक वस्तु या भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि ना, यानी फिजिक्स के अंतर्गत जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन्होंने फिजिकल क्वांटिटी। और वही फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अब किसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे प्यार मोहब्बत, कितना किसी को नफरत हुआ, किसी को कितना दुख है, तकलीफ है, ये सब आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन किसी का लंबाई मापना हो, किसी का मास मापना हो, किसी का अगर समय मापना हो, तो ये सब मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। अब वही जो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आया, अब उसी को देखिए, उसी का यूनिट भी होता है और उसी का फिजिकल मतलब उसी का फंडामेंटल यूनिट भी होता है और उसी का कुछ डेराइव्ड यूनिट भी होता है। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी भी होता है और डेराइव्ड क्वांटिटी भी होता है, और वही क्वांटिटी का यूनिट होता है। तो ये सब सारा चीज बताए हैं फिजिक्स वाला लेक्चर में, तो वहां से देख के बेसिक चीज कंफर्म कर लीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों को कवर, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली पढ़ना फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ना है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है ना, उस यूनिट के बारे में पढ़ना है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, अब उसी में से भौतिक राशि क्या क्या हो सकता है, जैसे लेंथ है, लेंथ क्या है, लंबाई एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का तो कुछ यूनिट होगा ना, यानी इकाई होगा। जैसे लंबाई को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। उसी तरह एक मास है, तो मास को हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करेंगे, मास को मेजरमेंट करेंगे केजी में। तो यही कुछ कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं और कुछ कुछ डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं। डेराइव्ड यूनिट मतलब कि जिसको हम लोग खुद से बनाते हैं, वो फिर होता है। तो वो देखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए फिजिक्स के अंतर्गत कोई भी देखिए, अब फिजिक्स के अंतर्गत फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको दो पार्ट में बांट देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी देखिए बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है ना
मतलब कि देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखिए रखिएगा ना तो उसमें कुछ ना मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि परिणाम, मतलब कि कुछ उसका रिजल्ट होता है। और उसमें ना कभी कभी देखिएगा कि कोई कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है ना जिसमें डायरेक्शन आपको मेंशन करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको घरे से कॉलेज जाना है, ठीक। और अगर आपको बोल दिया जाना कि देखिए घर से और कॉलेज जाना है, तो यहां से देखिए आपको बोल देगा कि आप कैसहू जा सकता है, वहां पे कैसहू जा सकता है। तो कैसहू जा सकता है तो आप मतलब साइकिल उठाएगा, बाइक उठाएगा, मान लेते ये रास्ता से चलेगा, यहां से ये वाला रास्ता से चलेगा, ऐसे कहीं चलेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक तरह का डिस्टेंस हम लोग तय कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोल देना कि नहीं, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा ना उसी से वहां तक पहुंचना है। यानी देखिए अभी तक हम लोग जान रहे थे मैग्नीट्यूड कि हाँ इतना किलोमीटर वहां हमारे घर से उतना दूर है, यानी हम अपना घर से कॉलेज तक इतना किलोमीटर दूर चल ले। तो किलोमीटर मतलब अभी तक हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं, सबसे शॉर्ट वाला जो रास्ता होगा उससे जाना है वहां पे, यानी अब हम लोग को क्या बोल दे रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता। तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता इस जगह से इस जगह तक क्या हो सकता है, ये सीधे हो सकता है, इसी तरह सीधे जाएंगे, यानी सीधे सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता में जा रहे हैं। इसका मतलब अब हम लोगों को, यानी यहां से आता है तो कुछ तो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, इसके साथ साथ अब हम लोगों को डायरेक्शन भी इसमें क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि हाँ सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता यही वाला डायरेक्शन में जाएगा, तभी तुमको सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। मतलब ये वाला रास्ता में जाएंगे तो ये तो शॉर्ट नहीं होगा, ये तो लॉन्ग हो जाएगा। तो यानी जब सबसे शॉर्टेस्ट बोल देगा तो वहां पे अब हम लोगों को डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया। यानी ये तो एक दूरी था और ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन ना। तो यही है, देखिए दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कुछ कुछ वैसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड को बताते हैं। लेकिन कुछ कुछ वैसे फिजिकल क्वांटिटी है ना जिसके अंतर्गत मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हो, तो उसको यही दोनों कैटेगराइज किया गया। यानी वैसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, यही दोनों कैटेगराइज करके एक हम लोग स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। देखिए स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, कहाँ चल जाइए। डिस्टेंस मतलब कि हमको कोई एक जगह पे जाके पहुंच जाना है, चाहे हम कोई दूरी तय करें, कितनों तय करें, उससे मतलब नहीं, कैसे जाए। तो ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो गया, क्या एक हमको फिक्स डायरेक्शन दे देगा, हमको यही डायरेक्शन में जाना है और डायरेक्ट उस डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ दूरी तय करेंगे। दूरी तय करेंगे मतलब मैग्नीट्यूड होगा, परिणाम निकलेगा, कुछ रिजल्ट निकलेगा। साथ साथ हम लोग को फिक्स है कि यही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, यही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वहां पे दोनों आ गया, यानी मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत। तो यही है हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन लिख लेते हैं, तो फिर और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। प्लस में साथ साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे थे ना, तो वही फिजिकल क्वांटिटी में से कौन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट स्केलर है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। यानी किसके पास मैग्नीट्यूड है और किसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन दोनों है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसको देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं, ये क्या बोलना चाहता है। बोलना चाहता है कि द वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी है विच हैव, यानी जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी जिसके पास नहीं, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या है, फोर्स। फोर्स मतलब कि बल। जैसे देखिए फोर्स मतलब जैसे हम इसको पूरा धक्का दे रहे हैं जोर से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धक्का दे रहे हैं, यानी धक्का दे रहे हैं कहने का मतलब इसमें हम कुछ मैग्नीट्यूड यानी फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने इसके साथ साथ यहाँ देखिएगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ देखिए हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, आप लोगों को धक्का दे रहे हैं, मारेंगे एक जोर से नहीं मारेंगे, देखिए धक्का दे रहे हैं आप लोगों को, तो ये क्या कर रहे हैं, आप लोग एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, गिरिएगा मत आप लोग, ठीक ना।
तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, यानी एक डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब इसके साथ साथ कितना, यानी फोर्स को हम लोग, फोर्स का तो यूनिट होता है, फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कितना से फोर्स लगा के आपको धक्का दे रहे हैं। ज्यादा धक्का देंगे तो आप उधर जाकर इसे गिर जाइएगा पीछे में। तो वही है कि जिसके पास डायरेक्शन हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स के पास दोनों है। डिस्प्लेसमेंट के बाद अभी बताया तो उसके पास भी दोनों। वेलोसिटी मतलब मोशन आप कितना रफ्तार से कौन सा डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, इसमें भी एक फिक्स है। डायरेक्शन यहाँ पे भी मायने रखेगा। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, कौन सा डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी ऊपर से हम लोग ऐसे गिरा दिए तो यहाँ क्या ऊपर से नीचे वाला डायरेक्शन मिला, वो उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है। तो ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक होता है मोमेंटम मतलब होता है संवेग। मोमेंटम मतलब बोलते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यानी कोई एक मास है, उस मास को कौन सा डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि ये फोर्स है, तो अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी है ना उसके ऊपर ऐसे वो एरो दिखेगा। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहीं पे भी आप फोर्स ऐसे देखते हैं ना, तो इस फोर्स ऊपर देखिएगा ऐसे एरो रहता है। अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए होंगे ना कि अच्छा ये एरो यह क्या बताता है। ये एरो यही बताता है ना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यानी यहाँ पे देखिए ये जो एरो है ना दो चीज से मिलकर बना है, एक ये लाइनवा से मिलकर बने रहे और एक ये वाला से मिलकर बने रहे। तो ये जो लाइनवा है ना, लाइनवा बताता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, लाइनवा बताता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, और ये जो नोकिया है, ये नोकिया बताते हैं इसका डायरेक्शन। यानी अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जहां पे भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लाइनिंग दिख रहा है, तो उस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लाइनिंग ऊपर दिख रहा है, तो समझ जाएगा कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक। अब ये हो गया। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एस को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे, वेलोसिटी बी वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। संवेग को हम लोग पी से साइड डिनोट करते हैं, पी बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। जहां पे इस तरह का दिखे तो समझ जाइएगा कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यानी मैग्नीट्यूड फोर्स आता है, यानी कहने का मतलब 5 न्यूटन ईस्ट, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो यही है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छा ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी तो समझ में आ गई। अब ये सब क्या था, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। ये सब फिजिकल क्वांटिटी का कुछ अपना अपना यूनिट भी होता है यूनिट। खाली फिजिकल क्वांटिटी होने से थोड़ी हो जाएगा। आप दुकान में जाइएगा, बोलिएगा कि हमको 5 किलो चीनी चाहिए, तो वहां पे आप क्या बोल रहे हैं, 5 भी बोल रहे हैं, लास्ट में केजी भी बोल रहे हैं, यानी वो एक मास था। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को दो चीजों की आवश्यकता पड़ी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट, यानी मास का यूनिट। जब तक दोनों नहीं बोलिएगा तब तक वो नहीं देगा। आप बोल के जाके बोलिएगा तो हमको 5 आलू चाहिए, मतलब वो दे देगा 5 गो आलू चाहिए, जबकि आपको लेना 5 केजी आलू लेना है। तो इसीलिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों चीज जरूरी है, 5 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। ये किसका है, मास का, यानी मास एक फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर यूनिट दोनों जरूरी है। दोनों में से एक हो गया तो काम खत्म। दुकान में जाइएगा, कपड़ा खरीदिएगा, क्या बोलिएगा, कुछ हमको 10 चाहिए, क्या 10 चाहिए, 10 मीटर बोलिए तब देगा कपड़ा आपको, नहीं तो खाली मीटर बोलिएगा तो भी नहीं देगा। यानी वहां पे बोलना होगा, यानी लेंथ है, लेंथ क्या है, लेंथ है हम लोग को 10 मीटर, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और ये 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों का आवश्यकता होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। उसी तरह की यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी फोर्स है, फोर्स भी क्या है, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 5 न्यूटन, तो ये क्या लिखते हैं, 5 न्यूटन फोर्स बराबर, ये 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, जबकि न्यूटन क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है।
तो अभी हम लोग इसके बाद देखते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के जस्ट बाद हम लोग को एक और मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। उसको भी लिख लेते हैं, लिखते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, SCA। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी उसी को बोलेंगे कि जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी द स्केलर क्वांटिटी। देखिए लिखने में ना थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है ना, मतलब समय का थोड़ा सा ये लगता है, ज्यादा समय लग रहा है। द स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which have only magnitude, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। यानी द स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो हो कह सकता है एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में क्या? मास मतलब कि केजी। इस मास मतलब द्रव्यमान आप कोई भी डायरेक्शन में लेके जाइए भाई साहब, अगर 5 किलो यहाँ है तो 5 किलो वहां पे भी बताएगा, 5 किलो वहां पे भी बताएगा। चाहे आप ऊपरे करके तोलिए, चाहे आप नीचे करके तोलिए, चाहे आप दाएं करके तोलिए, चाहे दाएं बाएं करके तोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास लेंथ हो सकता है, लेंथ क्या? लेंथ का यूनिट, लेंथ क्या है? लेंथ एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं से भी कुछ भी कीजिए। टाइम, ये सब क्या है? टाइम, एरिया, वॉल्यूम, किसी भी चीज का डेंसिटी, ये सब चीज के लिए क्या है कि कोई भी फिक्स नहीं है कि आप कौन सा डायरेक्शन में किधर क्या मेजरमेंट करें, उससे कोई मतलब नहीं, बस केवल और केवल इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? द स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए कभी कभी ये स्केलर क्वांटिटी को केवल और केवल स्केलर भी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को केवल और केवल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, देखिए इसके जस्ट बाद हम लोगों को क्या ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ यूनिट होता है, यानी केवल फिजिकल क्वांटिटी लिखने से उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसके हम लोगों को यूनिट का जरूरी पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होगा मीटर, टाइम है टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, एरिया है एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तब हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है और एक उसका यूनिट का आवश्यकता होती है, यानी वो जो फिजिकल क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब ये जो यूनिट है ना, अब यूनिट, अब जो फिजिकल क्वांटिटी तो मिल गया, अब उसको यूनिट लिखेंगे। तो वो यूनिट भी अब दो तरह का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डेराइव्ड यूनिट, यानी सेम इसी तरह का, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फिर क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट होता है डेराइव्ड यूनिट। यानी सबको ध्यान से समझिएगा, इस बातों को गौर करके, नहीं तो वो बोलिएगा कि सर आप कंफ्यूज आ दिए, नहीं कंफ्यूज या कहाँ रहे हैं, सही सही बता रहे हैं। तो ये जो हम लोगों का ये सब क्या, जैसे देखिए अब यहाँ से ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अब फिजिकल क्वांटिटी को भी दो पार्ट होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं ना कि जो स्वतंत्र फिजिकल क्वांटिटी हो, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता हो, लेकिन कुछ कुछ वैसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं डेराइव्ड उसको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी पहले इसको पहले मिटाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। ये सब तो पता चल गया कि हाँ ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को भी दो पार्ट में बांटा हुआ, कौन कौन सा देखिए, फिजिकल, क्योंकि हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट के पास पहुंचना है, तो वहां पे पहुंचने के लिए पहले थोड़ा सा बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो समझ रहे हैं कि जो फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटी है सब फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट होता है, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। और इसको हम लोग क्या चीज में लिख सकते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझिएगा, यहां से शॉर्ट में निकालेंगे। अब देखिए ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या किसको बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करे। जैसे लेंथ है, लेंथ किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। मास है, मास किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। टाइम है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सब क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो। जैसे एरिया, एरिया क्या है, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब कैसे बोल सकते हैं कि एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, देखिए एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुने लेंथ, और लेंथ गुने लेंथ क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये जो एरिया है, एरिया स्वतंत्र नहीं है। एरिया किस पे डिपेंड है, लेंथ गुने लेंथ, यानी लेंथ लंबाई पे डिपेंड है। लेकिन लेंथ क्या, लेंथ स्वतंत्र है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। किस पे डिपेंड है बता दीजिए, मास किसी पे डिपेंड नहीं है। अब जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पे और ले सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एल बी एच सब लेंथ 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 ही है, लेंथ 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 है। वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है। और मान लेते हैं डेंसिटी ले लेते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी भी क्या है, डेंसिटी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड। और वैसे भी वॉल्यूम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वॉल्यूम भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड। तो आइए यहां से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल पे डिपेंड है, उसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहीं से हम लोगों को मिलेगा यूनिट। अब यहीं से देखिए यूनिट मिलेगा। अब देखिए यहीं पे हम लोग को यूनिट मिलेगा, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी क्या होगा, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट ही होगा, ठीक। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी क्या होगा, डेराइव्ड फिजिकल यूनिट ही होगा। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो होगा, यानी अब इसको तो कुछ यूनिट में मेजरमेंट करना होगा, यानी यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोगों को क्या आता है, ये है आप लोगों का सिलेबस में फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। देखिए फंडामेंटल फिजिकल यूनिट ये हो जाएगा। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या बन सकता है, ये बन सकता है डेराइव्ड डेराइव्ड फिजिकल यूनिट इसका बनेगा। और क्या, जैसे देखिए क्या क्या बनेगा अभी बताते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या क्या बनेगा, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, मान लेते हैं लेंथ। लेंथ क्या हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका फिजिकल यूनिट क्या बनेगा, फिजिकल यूनिट बनेगा, वो भी फंडामेंटल यूनिट बनेगा क्या, लेंथ को मीटर में। यानी मीटर क्या है, मीटर है एक फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है, किस चीज का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, समझ में आ रहा है ना। अब इसी तरह का क्या को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 गो है, और फंडामेंटल फिजिकल यूनिट भी क्या होगा, 7 गो ही होगा। अब जैसे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या लिख सकते हैं, मान लेते एरिया लिखते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर होगा, मान लेते हैं कि लेंथ गुने लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर गुने मीटर। यानी देखिए डेराइव्ड फिजिकल यूनिट, यानी एरिया क्या था, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी क्या होगा, डेराइव्ड फिजिकल यूनिट ही होगा, क्योंकि देखिए मीटर गुने मीटर। और ये किस चीज पे डिपेंड है, डेराइव्ड फिजिकल यूनिट किस चीज पे डिपेंड है, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट पे डिपेंड है। यानी इसका भी, यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड है, डेराइव्ड फिजिकल यूनिट, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है। डेराइव्ड फिजिकल यूनिट किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट पे डिपेंड है, बस। यानी एरिया का मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें देखिए फंडामेंटल फिजिकल यूनिट क्या होगा, बस यही ध्यान रखना है ना कि डेराइव्ड फिजिकल यूनिट को निकालना है तो हमको फंडामेंटल फिजिकल यूनिट का सहारा लेना होगा। लेंथ का मीटर लिख दे रहे हैं, मास का क्या होता है, मास का किलोग्राम लिख ले रहे हैं, सबका सिंबल है ये, ऊपर वाला का मीटर, ये सब बेसिक चीज है, पढ़े होंगे आप लोग भी। पेन तो मेरा कुछ चल नहीं रहा है, पेन तो बहुत सारा है लेकिन कुछ चल नहीं रहा है। लेंथ, मास, टाइम। टाइम को किस चीज में लिखते हैं हम लोग, सेकेंड में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग लिखते हैं, विद्युत धारा का लिखते हैं एम्पियर में। सिंबल लिख दे रहे हैं, किलोमीटर ये है, किलोमीटर, बाप रे बाप, मास का किलोमीटर, वाह, मास का किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक। सेकेंड को एस,
एम्पियर को ए, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस चीज में, केल्विन में दिख रहा है ना, दिख रहा है टेम्परेचर को केल्विन में। क्या हो गया, 1 2 3 4 5। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता बोलते हैं। इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडेला, CANDELA, कैंडेला को हम लोग बोलते हैं CD। नोट्स जरूर बनाइएगा, केल्विन को K। और एक और होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल, यानी MOL, मोल। ये सब क्या है, यही है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, 7 को याद रखिए। फंडामेंटल फिजिकल यूनिट क्या है, 7 को। और फंडामेंटल फिजिकल यूनिट निकल गया, लेकिन डेराइव्ड फिजिकल यूनिट ना इनफाइनाइट है। इसके अलावा जितना भी है सब डेराइव्ड फिजिकल यूनिट है। डेराइव्ड फिजिकल यूनिट किस चीज, यानी डेराइव्ड फिजिकल यूनिट निकालने के लिए हमको फंडामेंटल फिजिकल यूनिट का सहारा लेना होगा। जैसे कि एक आध को कोई डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, डेंसिटी ले लिए, तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास बटा वॉल्यूम। और मास बटा वॉल्यूम को अगर यूनिट लिखना है तो मास को केजी बटा वॉल्यूम को मीटर क्यूब। देखिए ये डेंसिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट लिखने के लिए हमको इसका सहारा लेना होगा, केजी और मीटर का सहारा लेना होगा। यानी केजी और मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट। आई होप यहाँ से आप लोगों को पूरा कंफर्म हो चुका होगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल फिजिकल यूनिट 7 प्रकार के होते हैं, 2 2 4 2 6 7। और डेराइव्ड फिजिकल यूनिट तो भाई साहब बोलिए मत, ये तो इनफाइनाइट होता है। यानी ये 7 के अलावा जितना भी है सब डेराइव्ड फिजिकल, क्योंकि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला क्या था, देखिए इधर वाला क्या था, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही था ना। तो इसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को तो हम लोग डेराइव्ड फिजिकल यूनिट निकालना है। ये 7 को तो भी 7 को, लेकिन ये इसके बारे में कुछ नहीं। ये जितना बनाइएगा, जितना फॉर्मूला बना दीजिएगा रगड़ रगड़ के, ये सब के सहारे से सभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है ना, इसके बाद हम लोग को 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को भी इसके साथ साथ रखा जाता है। तो सप्लीमेंट्री वाला भी लिख लीजिएगा। सप्लीमेंट्री वाला, सप्लीमेंट्री यूनिट में एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेडियन में। और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्टेरेडियन में, ठीक ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हम लोग को अभी तक जितना भी बातें थी सब सारा चीज बेसिक चीजें बातें हैं। अब हम लोग को आगे थोड़ा सा, अब इससे आगे निकलते हैं। आगे हम लोगों को टॉपिक मिलेगा फोर्स। उस फोर्स में हम लोगों को देखना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स हम लोग निकालते कैसे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मेट में दे दिया जाए, यानी फोर्स को फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उस फॉर्मेट में दे दिया जाए तो उसका हम लोग फाइनल मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार जरूर बताइएगा, फिर से बता दे रहे हैं, नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियोज देखिए आराम से, एकदम ध्यान से। वीडियोज नहीं समझ में आएगा ना तो एक बार बैक करके और फिर से दिमाग एकदम माइंड लगा के सोचिएगा कि हाँ ये हम लोग का फिजिकल, मतलब कि कहीं नेचर में तो ऐसा घटना नहीं घट रहा है। अभी तक तो ये सब तो थ्योरी वाला पार्ट था, जो हम लोगों को बेसिक चीज है जो यूज होगा, बेसिक चीज है जो यूज होगा। तो अब हम लोग का आगे का टॉपिक आएगा फोर्स, कि रियल में फोर्स है क्या। फोर्स मतलब क्या होता है, बल। अच्छा एक चीज और, ये जो मैकेनिक्स इतना सारा चीज पढ़ रहे हैं, ये मैकेनिक्स दिया कौन था। तो देखिए पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट थे ना जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उतना उन लोगों का थ्योरी सक्सेस नहीं होता। जैसे आर्किमिडीज भी कुछ इसके बारे में बोले, फिर और इसके साथ साथ बहुत सारा थे, आर्किमिडीज थे, फिर और साइंटिस्ट लोग बहुत सारे थे। हम बुक से थोड़ा सा देख के हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, कंफर्म कर दे रहे हैं। और देखिए बुक हम आप लोगों को 2 बुक फॉलो करवा रहे हैं, एक आर एस खुरमी का और एक आर के बंसल का है। तो वही दोनों बुक से हम आप लोगों को काम करवा रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा मतलब कि मैकेनिक्स का थ्योरी सबसे ज्यादा किसका पॉपुलर हुआ, सर आइजक न्यूटन, वही न्यूटन साहब थे ना, उन्हीं का सबसे ज्यादा मैकेनिक्स पॉपुलर हुआ है, ठीक ना। कोई को बोलता है कि सर बुक से पढ़ाते हैं, तो क्या चीज से पढ़ाएं, बुक से नहीं पढ़ाएंगे तो हाँ बोलिए। देखिए ये सब थोड़ा भारी टॉपिक है ना। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, अरस्तु भी आए थे,
फिर आए थे आपको आर्किमिडीज भी आए थे, ये भी कुछ कुछ अपना दिए थे, इसके इसमें योगदान दिए थे। और बहुत सारे साइंटिस्ट, बुक भी आप लोग जरूर रीड कीजिएगा। फिर हाई क्या था, गैलीलियो, गैलीलियो भी कुछ दिए थे अपना। फिर हाइजेंस भी दिए थे, हाइजेंस का भी कुछ अपना इसमें योगदान दिए थे। लेकिन सबका जो जितना भी स्टेटमेंट था ना, सब स्टेटमेंट फेल हो गया था। लेकिन आइजक, लेकिन देखिए वो सब बेसिक बेसिक बातें बताते थे। और ये आइजक न्यूटन साहब आए, बस पूरा पोल खोल दिए एकदम, और पूरा मैकेनिक से एक अलग बना दिया। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अच्छे से समझ में आ चुका होगा, समझिएगा अच्छा से। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर नीचे कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे देखते हैं, फोर्स बचा हुआ, फोर्स को भी पूरा अच्छे से हम लोग डील करते हैं, समझते हैं बात को, क्या क्या उसमें भी हम लोगों को बेसिक चीजें मिलेगा। क्योंकि अभी बेसिक पॉइंट है, बेसिक टॉपिक का नाम था, बेसिक मैकेनिक्स का था बेसिक चीज। तो पहले हम लोग उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हम लोग को मिलेगी। ठीक, अब देखिए हम लोग का अगला पॉइंट है फोर्स से रिलेटेड, ठीक ना। तो अब आगे हम लोग देखेंगे फोर्स, फिर देखेंगे फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ना एक अलग, मतलब 3D वाला जो फोर्स है, मतलब इन्वायरमेंट में जो फोर्स लग रहा है 3D, वो वाला फोर्स को हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। और फिर फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी फोर्स में क्या क्या गुण होता है, प्लस में फोर्स से क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, यानी फोर्स लगाने के बाद किसी भी चीज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज देखेंगे। फिर हम लोगों को एक चीज है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है। फिर हम लोगों को देखना फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम क्या होता है, किस किस तरह से फोर्स सिस्टम है, किससे कैसे इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब सारी बातें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फोर्स है क्या, फोर्स को हिंदी में बोला जाता है बल। बल क्या हो सकता है, देखिए बल किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगा रहे हैं, यानी बल कहने का मतलब कि किसी भी चीज को खींच रहे हैं या किसी भी चीज को धक्का दे रहे हैं, बस यही है फोर्स। इसके अलावा कहीं भी कितना भी आप ले लीजिए इन्वायरमेंट में, जहां पे जैसे फोर्स लग रहा है उसको बस पुश और पुल, मतलब कि खींचना और दबाना, बस यही दोनों है फोर्स। इसके अलावा और फोर्स में कुछ नहीं है। यानी फोर्स को हम दो ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो किसी भी चीज पे हम लोग किसी भी चीज को पुल कर रहे हैं या किसी भी चीज को पुश कर रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी भी नीचे फोर्स लगाती है, ग्रेविटी, यानी वो भी क्या करता है, कोई भी चीज को खींचता है, यानी खींचने का मतलब कि पुल कर रहा है, पुल। जैसे कि आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे तो वहां देखते होंगे कि दरवाजा लगा रहता है, दरवाजा में लिखा रहता है, जब जाइएगा ना तो लिखा रहेगा पुश, या नहीं तो लिखा रहेगा पुल, यानी एक साइड रहेगा पुल और दूसरे साइड रहेगा पुश। एक तरफ खींच के अंदर जाइएगा या नहीं तो दबा के अंदर जाइएगा, फिर उधर से अंदर जाइएगा तो फिर छोड़ दीजिएगा तो अपने इधर पुल हो जाएगा। तो बस यही है पुश और पुल, यही पुश और पुल, यही है फोर्स। कहीं भी ले लीजिए, कुछ भी बड़ा बड़ा गाड़ी में देख लीजिए, अगर यहाँ कुछ भी आप फोर्स लगा रहे ऐसे मारे तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुश, ऐसे पुश पुश, याद पड़ रहा है ना। हाँ, ये ठीक। तो हम देखते हैं, अच्छा फोर्स का तो ठीक है, तो ये तो जनरल में हुआ कि चलिए पुल और पुश होता है, लेकिन रियल में फोर्स का डिफिनेशन मात्र लिखे ना, तो देखिए यही पुश और पुल ही वहां पे भी लिखेंगे, लेकिन उसको एक सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। किस तरह से सेंटेंस बनेगा, सो देखिए फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं ए पुश और पुल, ये पुश और पुल विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्या था भाई साहब, यानी कोई भी चीज पे हम लोग फोर्स लगाए, यानी कोई भी चीज पर पुश और पुल लगाते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल लगाने से ना क्या होता है ना, उस ऑब्जेक्ट में, यानी उस ऑब्जेक्ट को, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, यानी मान लेते गति कर रहा है, तो वो गति, मतलब कि जब फोर्स लगाएंगे तो वो गति से क्या होगा, रुकने की कोशिश करेगा, यानी मोशन से वो रेस्ट में आने की कोशिश करेगा जब हम लोग फोर्स लगाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि कभी कोई बॉडी रेस्ट में है
उसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे यानी धक्का देंगे तो उसमें क्या वो मोशन में आने की कोशिश करेगा। तो वही बोलता है कि ये पुश और पुल एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, या कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या रेस्ट में लाने की कोशिश कर सकता है, या कोई भी बॉडी कुछ मोशन में है एक फिक्स डायरेक्शन में तो उस बॉडी का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को चेंज करने में भी फोर्स बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। यानी कोई भी मोशन कर रहा है ऐसे ऐसे सीधे जा रहा है, फोर्स लगाकर हम लोग सोचेंगे ना कि चलो इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दे। ट्रेन चल रही है, ट्रेन सीधे चल रही है, थोड़ा सा फोर्स लगा के हैंडल टर्न करेंगे ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे बाइक चलाते होंगे ना, तो वही है कि ये पुश और पुल, यानी पुश और पुल, बस फोर्स को दो ही चीज में हम लोग डिफाइन कर दिए, बस पुश और पुल। और यही पुश और पुल हर एक जगह लगेगा। यानी पुश और पुल के चलते कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो मोशन में आ सकता है, मोशन में है रेस्ट में हो सकता है, किसी भी चीज का डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। कोई भी मोशन में बॉडी है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बॉडी के शेप साइज सब चेंज कर सकते हैं, रूप रेखा, मुंह कान पूरा निचोड़ देंगे तो पूरा ये सब चेंज हो जाएगा। तो ये सब बस पुश और पुल का ही काम है। और वही क्या है, फोर्स है। ये पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, यानी मतलब कि परिवर्तन या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फोर्स लगा दिए तो किसी भी चीज का, किसी भी चीज में, कोई भी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाए, नहीं भी हो सकता है। वही मतलब कि परिवर्तन हो भी सकता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी रह सकता है, मोशन में भी आ सकता है, यानी मोशन में भी चेंज होने की चेष्टा कर सकता है या रेस्ट में भी रह सकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी वो चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो फोर्स पे डिपेंड करता है। इज कॉल्ड फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। और इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश, बताए थे जिस समय हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे ना, उस समय बताया थे कि इट इज डिनोटेड एफ डैश। एफ डैश कहने का मतलब ऊपरी क्या बता रहा है, ऊपरी बता रहा है फोर्स तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेगा, ठीक। और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी लिख दिए हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफ और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इट्स एसआई यूनिट इज, लिख देते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, आप लोग बताइएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इच आप लोग बताइएगा, ठीक। तो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। चलिए, तो फोर्स तो यहां तक हमने ले देखिए। अब देखिए फोर्स को ना, फोर्स तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से फोर्स लग सकता है, लेकिन फोर्स को जनरली पुश और पुल में ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए फोर्स को ना एक ग्राफ के मेथड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स को, और उस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइंटिस्ट का नाम था बोझ। बोझ, कपार पर बोझ देके गए हो ना, तो वही नाम था उनका, बोझ नोटेशन, रिप्रेजेंट ऑफ ए फोर्स वेक्टर बाय यूजिंग बोझ नोटेशन। तो देखिए ये बोझ नोटेशन क्या होता है, जैसे कि फोर्स, अगर यानी फोर्स हम लोग ले सकते हैं, मान लेते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से था, और ये 3D में जब फोर्स लगता है ना, यानी इन्वायरमेंट में जब फोर्स लगता है ना, उसके लिए एज्यूम किया गया था। तो यानी बोझ नोटेशन क्या होता है वो थोड़ा सा बता देते हैं ना। बोझ नोटेशन, देखिए बोझ नोटेशन है क्या, इसका डिफिनीशन होगा, अभी डिफिनीशन लिख देंगे, लेकिन पहले समझते हैं डिफिनीशन से पहले। ये जो बोझ नोटेशन है ना, मान लेते हैं एक फोर्स लेते हैं इस तरह से, एगो ये फोर्स है, एगो इधर ऐसे फोर्स लग रहा है, एगो इधर ऐसे फोर्स लग रहा है, यानी ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है। अब यहां नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, यानी यहां से यहां तक A मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक B मैग्नीट्यूड है और इधर से इधर तक C मैग्नीट्यूड। तो देखिए अगर यहाँ बोझ नोटेशन यही बोला था
कि अगर इस F1 फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, इस F1 फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो F1 फोर्स है वो किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होगा, इसका जो अगल बगल वाला लाइन है ना उसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होगा। यही बोझ नोटेशन का स्टेटमेंट था, यानी जो F1 है, इस F1 फोर्स है, इस F1 फोर्स को हम लोग किसके किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, A एंड C के रिस्पेक्ट में, A एंड C के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। यही था बोझ नोटेशन। अगर ये जो F2 फोर्स है, इस F2 फोर्स को हम लोग किसके किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट अगल बगल वाला A एंड B के रिस्पेक्ट में, A एंड B के। देखिए इसको C एंड A लिख सकते हैं, C एंड A, इसको भी B एंड A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। B एंड A, यही देखिए यहां से कभी कभी इस तरह का फिगर दे देगा और फोर्स ये सब इधर लटका देगा और बोलेगा ना कि इसको बोझ नोटेशन क्या लिख सकते हैं, बोझ नोटेशन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर केवल जो फोर्स होगा ना उसका अगल बगल वाला जो मैग्नीट्यूड होता है ना उसी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो F3 फोर्स है इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, इस F3 को इधर C और B, यानी B एंड C, या लिख सकते हैं हम लोग C एंड B, ठीक। यही है बोझ नोटेशन। अच्छा ठीक है, ये इस तरह से मान लेते हैं कोई लिनियरली फोर्स है, इस तरह से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है ऐसे, ये है F1 है, ये है F2, F3, F4 है, ठीक। इधर ऐसे कुछ है, मान लेते हैं यहां से यहां तक ये था A है, यहां से यहां तक B है, यहां से यहां तक C है और यहां से यहां तक D है, और इधर कुछ अपना E होगा कुछ अपना। अगर देखिए यहाँ F1 फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो अकॉर्डिंग टू बोझ नोटेशन, तो F1 फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे A और B के रिस्पेक्ट में। देखिए A और B के रिस्पेक्ट में, यानी A एंड B के रिस्पेक्ट में, ठीक। इस F2 फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो F2 फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B एंड C के रिस्पेक्ट में, B एंड C। अब इसका यूजेस कहाँ है, तो देखिए बोझ नोटेशन का यूजेज है, जब कोई भी हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना फोर्स, जैसे यही फोर्स है, तो इसी फोर्स को हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा अकॉर्डिंग टू बोझ नोटेशन। तो ये सब तो ठीक है, हम लोग इस तरह से थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली भी हम लोगों को उतारना होगा। कैसे उतरेगा वो हम लोग देखेंगे आगे, पहले सीख लीजिए कैसे लिखा जाता है। F2 अगर F3 लिखना है, F3 तो F3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर C है और इधर D है, यानी C एंड D के रिस्पेक्ट में, ठीक। अगर F4 है, F4 को हम लोग लिख सकते हैं D एंड E। यही है बोझ नोटेशन ऑफ ए फोर्स। कोई भी एक फोर्स दिया हुआ रहेगा 3D फोर्स, उसका बोझ नोटेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि रियल में बोझ नोटेशन का स्टेटमेंट क्या था। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा ना कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है, यानी फोर्स का क्या क्या गुण होता है, या कोई भी चीज पर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या चीजें दिखेगा, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक ना। नीचे वाला भी देख लीजिएगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो वहां पे देखिए नीचे, ठीक ना। F1 F2 F3, इधर F4 है, आई होप दिख चुका होगा। देखिए हम लोग देख रहे थे बोझ नोटेशन। बोझ नोटेशन का हम लोग सबसे पहले इसमें डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, क्योंकि समझ चुके थे बोझ नोटेशन क्या है। अभी हम लोग डिफिनीशन देखेंगे और डिफिनीशन के बाद फिर थोड़ा सा और मैकेनिज्म इसके समझेंगे ना। तो जैसे देखिए बोझ नोटेशन क्या था, बोझ नोटेशन, बोझ क्या था, साइंटिस्ट का नाम है, BOWS, बोझ साइंटिस्ट का नाम है। वही एक कुछ बताए थे, मतलब कोई फोर्स रहता है जो फिर ऊपर, मतलब कि ऊपर कहने का मतलब नहीं, जब 3D में रहेगा ना फोर्स, तो उस फोर्स को कैसे हम लोग एज्यूम करेंगे, कैसे उसका 3D फोर्स को कैसे कंसीडर करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, वही बताए थे बोझ नोटेशन। वही बोझ नोटेशन देखिए, यहाँ पे है यूजेज ऑफ बोझ नोटेशन, मतलब बोझ नोटेशन का यूजेज कैसे हम लोग करेंगे वो है। लेकिन रियल में बोझ नोटेशन यही था और स्टेटमेंट भी इनका यही था। क्या है ना कि ऑल द फोर्सेस इन द स्पेस डायग्राम, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम मतलब यही होता है कि जो 3D में फोर्स बनता है ना, 3D में फोर्स एनिमेट होता है ना,
वही है स्पेस डायग्राम। 3D में एज्यूमिंग किया हुआ रहता है, वही है फोर्स डायग्राम। स्पेस डायग्राम आर नेम्ड बाय यूजिंग द बोज नोटेशन। देखिए, all the forces in the space diagram are named by using the Bose notation। मतलब जितना भी स्पेस डायग्राम में जितना भी फोर्स होता है, उस फोर्स को नोटेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज, उस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज हम लोग करते हैं, बोज नोटेशन को यूज करते हैं। एंड इट इज कन्वीनियंट मेथड, यह एक मेथड है यानी एक तरीका है इन विच जिसमें यानी किस तरह से हम लोग नोटेशन कर सकते हैं उसको, यानी बोज नोटेशन को किस तरह से यूज कर सकते हैं फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही बोल रहा है। इट इज कन्वीनियंट मेथड इन विच एवरी फोर्स इज नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर। ध्यान रखिएगा इस बात पे कि इसको कैसे हम लोग डेनोट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एवरी फोर्स इज नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर प्लेस्ड ऑन इट टू आइदर साइड इन द स्पेस डायग्राम। जैसे देखिए, उस स्पेस डायग्राम में जो भी फोर्स होगा ना, उस फोर्स के आइदर साइड यानी अगल बगल जो भी कैपिटल लेटर में जो भी वर्ड होगा, उसी के थ्रू हम लोग उसको डिनोट करते हैं। जैसे एवरी फोर्स इज नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर। देखिए एवरी फोर्स, यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा, एवरी फोर्स, एगो फोर्स यहाँ है, एगो फोर्स यहाँ है, एगो फोर्स यहाँ है। एवरी फोर्स इज नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर। देखिए ये जो फोर्स है F1 एवरी फोर्स इज नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर, यानी ये जो F1 फोर्स है इसको हम लोग दो कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं। यानी ये जो F1 फोर्स है किसके किसके बीच में है, A एंड B के बीच में है ना, F1 फोर्स A एंड B के बीच में। और आगे देखते हैं, कैपिटल लेटर प्लेस्ड ऑन टू आइदर साइड। प्लेस्ड ऑन यानी कहां स्थित रहेगा, दो आइदर साइड, यानी प्लेस्ड ऑन टू आइदर साइड, एक इधर और एक इधर, और इसके बीच में फोर्स रहेगा इन द स्पेस डायग्राम। ये स्पेस डायग्राम यानी 3D में हो रहा है, तो वही है। देखिए यहाँ पे यही है बोज नोटेशन, यानी F1 फोर्स इधर है, F2 फोर्स इधर है, F3 फोर्स इधर है। यानी ये जो F1 फोर्स है वो दो कैपिटल लेटर के बीच में स्थित है, वही हम लोग लिखे। और यही दो कैपिटल लेटर के बीच में जो फोर्स होता है, और उस फोर्स को जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं बोज नोटेशन। जैसे कि F1 इज डेनोटेड बाय F1 एंड F1 इज डेनोटेड बाय A एंड B। इसको आप लोग B एंड A भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। F2 इज डेनोटेड बाय B एंड C, या C एंड B भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये F3 इज डेनोटेड बाय A एंड C, F3 इज डेनोटेड बाय A एंड C, या C एंड A। आई होप समझ में आ गया हो। मतलब कि अगर स्पेस डायग्राम में 3D एनिमेटेड में फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बोज नोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे, जैसे ये एक हम लोग का बोज नोटेशन दिया हुआ है। अब जैसे बोज नोटेशन तो दे दिया, तो आखिर इसको जब 3D में एनिमेट करेंगे ना, 3D में एनिमेट करेंगे इस फोर्स को, तो फिर वो किस तरह का दिखेगा वो हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे तब। अब इसके बाद हम लोगों का है ना कि अब फोर्स तो पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद हम लोगों का पढ़ना है कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। जब भी कोई बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो देखिए, तो इफेक्ट यानी फोर्स किसी भी चीज पे लगाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। फोर्स का इफेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, यानी ये फोर्स कहीं चलते नहीं आ रहा है। कोई भी मोशन में है ऑब्जेक्ट तो उसको हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको फोर्स के थ्रू हम लोग मोशन में ले जा सकते हैं। किसी भी चीज को पुल कर सकते हैं, किसी भी चीज को पुश कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब फोर्स के चलते ही हो रहा है। ठीक, अगर हम लोग पेन से यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी फोर्स लगा रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं तब जाके ये रगड़ा रहा है। तो अगर साइकिल आप लोग चला रहे हैं तो साइकिल चला रहे हैं वो भी फोर्स के थ्रू ही हो रहा है। अगर पानी भरने के लिए चापाकल चला रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी फोर्स लगा ही रहे हैं वहां पे। यानी क्या कर रहे हैं वहां पे, देखिए सब चीज बता दें कि फोर्स को दो तरह से कंसीडर कर सकते हैं, पुश और पुल के थ्रू। अगर चापाकल को आप नीचे से ऐसे दबा रहे हैं तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यानी वो भी फोर्स हो जाएगा। जब उसको छोड़िएगा तो नीचे से पुल हो जाएगा। तो फोर्स को हम लोग जनरली पुश और पुल के ही टर्म में लिख सकते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होगा। शेप साइज चेंज तो हो जाएगा, नाक वाला सब चेंज हो जाएगा, उसका मुंह कान हो जाएगा सब। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका इफेक्ट हो सकता है।
देखिए अब इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये जो फोर्स है उस फोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोगों के कोई भी ऑब्जेक्ट पर, यानी जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जो आप लोग देखते हैं ना बस वही चीज लिख लीजिएगा। जैसे फोर्स लगाइएगा, बच्चा को मारिएगा तो बच्चा रोएगा, फोर्स का इफेक्ट पड़ा, लिख दीजिएगा व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन ए चिल्ड्रेन देन चिल्ड्रेन क्राइड, चिल्लाने लगेंगे, ठीक ना। या व्हेन, कैसे लिखिएगा, हाँ ऐसे ही लिख दीजिएगा जो भी बोले। और क्या क्या फोर्स लग सकता है, और फोर्स लग सकता है, आप लोग जान रहे हैं क्या क्या फोर्स लग सकता है सब, चलिए। और नहीं जान रहे हैं तो सीखिए यहाँ से। देखिए क्या क्या लग सकता है, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी पर, बॉडी या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहला क्या है, इट में चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी। सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज मोशन में, कोई भी चीज गति में है तो क्या उसको हम लोग मोशन को चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगा के। बोलिएगा कैसे, कोई दौड़ल कोई साइकिल चला रहा हो, साइकिल धर के पीछे से खींचिए तो खींचते होंगे आप लोग कि नहीं जाए देंगे, तो क्या कर रहे हैं उसको ना तो आगे जाने दे रहे हैं और आप पीछे से खींच रहे हैं, तो वहां पे फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है ना। आप लोग किए होंगे इस तरह से। कोई साइकिल चल रहा होगा ना, साइकिल चला रहा होगा, कॉमेंट करके बताइएगा किए होंगे। कोई साइकिल चला रहा होगा ना तो धर के खींचते होंगे कि ना जा ही नहीं देंगे आगे, किए ना ऐसे, तो किए होंगे आप लोग। तो क्या है कि इट में चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस मोशन को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाते हैं। यानी तो मोशन को और तेज करने के लिए कभी कभी क्या करते होंगे, धक्का देते होंगे। साइकिल से जब चलते होंगे ना, दो साइकिल से चलते होंगे तो एगो साइकिल वाला पैंडल मारता होगा, एगो पैरवा से नीचे से जमीनवा से पीछे पीछे ऐसे धक्का देकर और आगे बढ़ते होंगे, तो क्या करते हैं वहां पे डबल फोर्स लगता है। एगो तो साइकिल पैंडल मारिए रहा है, अगर पैरवा से धक्का देके और आगे खींच रहे हैं, खींचते होंगे, ये सब किए हैं ये सब। तो वही है फोर्स का इफेक्ट। ये फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है, तो भाई साहब फोर्स में हम लोग और डबल तेजी, मतलब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो और तेजी से स्पीड चलेगा, कभी कभी देखते होंगे। और क्या हो सकता है, लड़की लोग के देखते होंगे जब स्कूटी चलाएगी ना, तुम लोग रोकने के लिए पैरवा घिसियाने लगेगी कुछ दूर तक, रोकना रहेगा ना तो ब्रेक मारेगी और साथ साथ पैरों साथे नीचे रगड़ेगी कि तनी रुक जाए गड़िया। उन लोगों को तो वैसे भी आता नहीं है चलाने, आता है, ऐसा नहीं आता, ओहो आता है चलाने। तो ये सब क्या है, यही सब फोर्स का इफेक्ट है, आप समझते हैं आगे। और क्या क्या है, चलिए। इट में चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी बॉडी में मोशन हो रहा है तो उस मोशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कम भी कर सकते हैं मोशन के स्पीड को, या ज्यादा भी कर सकते हैं, ये फोर्स का इफेक्ट है। इट में रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी। देखिए इट चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी और इट में रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी। रिटार्ड मतलब होता है ना, एक होता है रिटार्डेशन और एक होता है एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में है ना तो उस स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कम करेंगे, उसी को बोलते हैं रिटार्ड। रिटार्ड मतलब होता है मंदन। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, एक होता है त्वरण, एक होता है मंदन। त्वरण किसको बोलते हैं, जब एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी स्पीड बढ़ रहा है समय के अनुसार। और रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, समय के अनुसार अगर स्पीड कम हो रहा है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो वही है, इट में रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी। और क्या हो सकता है, इट में गिव राइज द इंटरनल स्ट्रेस इन ए बॉडी। ये क्या कर सकता है, फोर्स का और क्या इफेक्ट हो सकता है, अगर कोई भी इंटरनल बॉडी, उच्च इंटरनल बॉडी को स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। अब इसको समझिए बात को, जैसे कि अगर आप लोग के घर में कहीं फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे आप लोग के घर में झाला माचा होगा, झाला माचा वो जो लकड़ी से ऐसे बना दिया हुआ रहता है ना, किसी को मवेशी मतलब गाय ये सब को रहने के लिए, अगर बाई चांस उस पर गेंदा खेलते खेलते उस पर चला गया आपका बॉल, तो क्या कीजिएगा, चढ़िएगा ना तो देखिएगा अगर कमजोर होगा ना नीचे तो ऐसे ऐसे डोलेगा, मतलब पूरा डोलने लगेगा एकदम। तो वो क्या होता है, वो होता है वहां पे फोर्स का ही इफेक्ट हो रहा है ना। तो फोर्स का इफेक्ट हो रहा है, तो वही है कि ये इंटरनल स्ट्रेस में, इंटरनल में क्या है, मतलब कि जब फोर्स लगाते हैं तो ये इंटरनली स्ट्रेस डेवलप कर देता है, यानी ऐसे ऐसे डोले रहेगा तो गिरने का चांस है। तो वही क्या होता है, वही होता है इंटरनल स्ट्रेस। तो कोई बोलेंगे नहीं कि नहीं मत चढ़ो, टूट जाएगा, ठीक। और ये जनरली फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर जहां पे होता है ना, जैसे देखिएगा बहुत जगह बीम से बना देता है ऐसे ही। अगर पुल उल कहीं ढलाते हुए देखे होंगे ना तो देखिएगा पुल का बहुत सारे बीम स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है स्टील का, वो सब हम लोग देखेंगे जब आप लोग आगे जाइएगा ना 6 सेमेस्टर में, तो एक स्पेशल मिलेगा स्टील इंजीनियरिंग, स्टील डिजाइन इंजीनियरिंग, तो वो सब हम लोग उस समय देखेंगे। फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें, शायद आप लोग का टॉपिक नहीं है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर पढ़ना।
तो वो सब बताएंगे। बिल्डिंग बनेगा तो बिल्डिंग में भी देखिए, बिल्डिंग भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर और एक होता है बिना फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। फ्रेम आजकल ना देखिएगा बिल्डिंग फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ही बनता है। एक होता है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, एक होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जनरली पहले बनता था जब आदमी मिट्टी का बना देता था, मिट्टी रख रख पूरा लोड दे रहा है, वो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे अभी भी जनरली बनता है, ईंटा जोड़ रहे हैं, लेकिन अब उतना कम बनता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। अब ज्यादातर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनता है। देखते होंगे कि पूरा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खाली इसी पिलर पे खड़ा कर रहा है पिलर पे। तो वो सब क्या होता है, वो सब होता है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। उसमें अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा ना तो इंटरनली स्ट्रेस डेवलप होगा। वो सब सिखाएंगे आगे, बाकी बहुत जर्नी बाकी है, पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। तो वही क्या है कि फोर्स के चलते इसमें इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये फोर्स क्या है, किसी भी चीज में फोर्स लगाएंगे ना तो उस फोर्स के चलते उस बॉडी का शेप और साइज बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, अभी है कुछ फुलौना ले लीजिए, फुलौना उसको दबाइए तो देखिएगा कुछ चेंज हो जाएगा सब शेप साइज, ठीक ना। तो वो फोर्स का ही इफेक्ट है, उसमें भी शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो उसको फोर्स के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन में ऐसे चेंज कर सकते हैं। मतलब सीधे जा रहा है ऐसे घूम जाएगा। वही फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्सेस कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स के चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का स्पीड को और बढ़ा सकते हैं, चाहे तो किसी को कम कर सकते हैं। बस वही खींचे वाला खींच रहे हैं, नहीं जाए तो वो तो आगे क्या है, हमरा बैठा के ले चल तब जाए। वैसे करते हैं ना, तो वही होता है कि हमरो बैठा के ले चल तबे जाए तो आगे, तो घींच। यही होता है गांव में, हम लोग के साथ यही करते हैं। यही है। अब बच्चा देखिए क्या को ढेर बानी पॉइंट बता दिए, 1 2 3 4 5 6 को पॉइंट बता दिए। 7वां पॉइंट अगर आप लोग जानते होंगे और अगर फोर्स का कोई इफेक्ट जानते होंगे तो आप लोग बताइएगा। कुछ नीचे बहुत सारा फोर्स का इफेक्ट होता है, हर एक चीज का पॉइंट अलग अलग करके आप बना सकते हैं। तो ये सब हम लोग का क्या था, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी। ये फोर्सेस का इफेक्ट था कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे फोर्स का अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फोर्स के अंदर क्या क्या गुण होता है। अब जैसे हम हैं तो मेरे अंदर कुछ गुण है नहीं है, तो कहाँ गुण है, कुछ नहीं। आप लोग के अंदर गुण होगा, तो आप लोग के अंदर क्या क्या गुण होगा, सुंदर होंगे, सुशील होंगे, तेज होंगे और क्या होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब गुण है आप लोग के पास कि आप लोग बोलने में तेज होंगे, किसी से बात करके किसी को अट्रैक्ट करने में तेज होंगे। यही सब गुण होता है। तो लेकिन फोर्स में ये सब गुण नहीं होता। फोर्स में क्या क्या गुण हो सकता है, फोर्स में गुण हो सकता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। यानी वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, फोर्स में डायरेक्शन भी होता है। यानी ये सब क्या फोर्स का एक उसका गुण है। फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग न्यूटन का यूज करते हैं एसआई यूनिट का टर्म में। तो ये सब क्या है, ये सब फोर्स का गुण है। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स क्या क्या हो सकता है। सो देखिए एक करके हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस क्या है इसका, ठीक ना। फोर्सेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, और ध्यान रखिएगा कि भागिएगा मत, नहीं तो फिर पता चलेगा ना कि एग्जाम में जब पूछा ना तो फिर निकल गए। अभी बहुत लंबा चैप्टर है, तो लंबा चैप्टर है तो थ्योरी पहले पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़िएगा तभी न्यूमेरिकल भी घुसेगा दिमाग में, नहीं तो फिर नहीं घुसेगा। देखिए समझते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझते हैं, गुण, उसका क्या क्या कैरेक्टर है, चरित्र क्या क्या है उसका, यानी उसका गुण क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस में क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोर्स का, कि फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स में डायरेक्शन होता है, दोनों होता है, जिसके चलते हुए वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो तीन वो तो आपको यहीं से पता चल गया कि फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, फोर्स में क्या होता है मैग्नीट्यूड, जैसे 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, 70 न्यूटन यूटीसी, ठीक। डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट, जिसके थ्रू, जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है,
फोर्स का डायरेक्शन वही हो जाएगा। यानी फोर्स का डायरेक्शन भी समझ में आ गया कि फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो फोर्स और मैग्नीट्यूड से हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक इसका प्रॉपर्टीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं। 8 नीचे दिख रहा है, यानी तो ऊपर में ही लिखते हैं 8 में। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस में इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, नेचर ऑफ द फोर्स ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ द फोर्स हम यही बार बार आप लोगों को बोलते हैं। फोर्स का नेचर किस तरह होता है? फोर्स का बस जनरली 2 ही नेचर है, पुश और पुल। ये भी क्या है? फोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। फोर्स का 2 नेचर होता है, पुश और पुल। पुश और पुल, ठीक। पुश मतलब क्या होता है? पुल मतलब होता है खींचना, खींचना। और पुश मतलब धक्का देना, धक्का देना, ठीक ना। अब देखिए, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रेशन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रेशन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्सेस का इफेक्ट ना आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं देख सकते हैं। यानी फोर्स का इफेक्ट आपको देखना है ना, तो आपको 2 ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जब तक 2 ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। हम यहां पे मार रहे हैं, जैसे होता है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है। ताली बजाने के लिए एक हाथ और दूसरा गाल छामना पड़ता है, यानी ई। तो ताली नहीं, कुछ और बजता है, ठीक ना। तो ध्यान वही यहां पे बोल रहा है कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रेशन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट। कम से कम फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए हम लोगों को 2 ऑब्जेक्ट का होना एकदम कंपलसरी है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं इसको तो देखिए इस तरह से समझिए। जैसे कि एक पूरा मतलब ये है, खराब गाड़ी है, उसको क्या कर रहे हैं? धक्का दे के चालू कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हो गया? वो वाला ऑब्जेक्ट गड़िया हो गया, दूसरा का क्या हो गया? हम हो गए। बाइक चलाया ना, बाइक जब स्टार्ट में था तो बहुत जोर से धक्का देते। जैसे एक इमेज दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे, देखिएगा। इमेज के थ्रू भी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है इंट्रेशन। तो समझ में आ गया। फोर्स का इफेक्ट के लिए, फोर्स देखने के लिए 2 चीजों का आवश्यकता होगी। जब तक 2 नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। अब अगला देखिए क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन। फोर्सेस हैज ए यूनिट ऑफ न्यूटन, एमकेएस एंड डायनेमिक्स। इसको समझते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? सबसे पहले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ना, जब आप कहीं पे भी फोर्स लगाइएगा ना, तो कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे टोटली जाके फोर्स एक्ट करता है। समझिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझिए। जैसे ये क्या है? ये मेरा हाथ है, बॉडी है एकदम ना। ये देखिए, इसको समझिएगा। ये शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां तक हाँ दिख रहा होगा। ये देखिए, हम लोग का ये मेरा क्या है? हाथ है। इससे देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ हम लोग क्या फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला स्ट्रेच होता है, ये वाला फोर्स कहाँ से लगता है? यहीं से ना, यही ना मसल्स होता है। जब इसको पूरा फोर्स लगाएगा ना, तो ये देखिएगा फूल जाता है मसल्स में। तो फोर्स हम लोग को लग कहाँ रहा है? यहाँ से फोर्स लग रहा है। और फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये वाला। यानी फोर्स का डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, प्लस में हम लोग फोर्स लगा रहे हो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स लगा रहे हो मैग्नीट्यूड होगा। और फिर हम लोग का क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब टोटली फोर्स कहाँ लग रहा है? टोटली फोर्स देखिए कहाँ पे जाके लग रहा है? यहाँ पे, ये जो केवनी है ना, ये यहाँ पे जाके ऐसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब मुड़ रहा है। अभी एक फिगर बताएंगे। और फिर लाइन ऑफ एक्शन मतलब कार्य कहाँ हो रहा है? काम, एक्शन कहाँ दिख रहा है? ये वाला जो है ना, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे देखिए ना, आप लोग को एक हम इमेज दिखा रहे हैं, इमेज होगा स्क्रीन पे। उस इमेज को एक बार आप लोग देखिए, तो फिर पता चल जाएगा कि किस तरह का फोर्स ये बनता है। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिख गया। यहाँ पे एकदम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। यहाँ पे फिगर हम ना, फिगर आप लोग को लगा दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के होने को, लाइन ऑफ एक्शन, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, ये वाला, हाँ ये वाला लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। और यही इसी को, यही डायरेक्शन में रहेगा। देखिए
इमेजवा से आप लोग समझ जाइएगा, इमेज देखिएगा ध्यान से। यही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि टोटली जितना हम लोग इधर काम कर रहे हैं ये सब फोर्स कहाँ पे जाकर लग रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, वही होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यही एक फोर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फोर्स कितना इन्हू से मारिए, उन्हू से दबाइए, इन्हू से दबाइए, सगरों से दबाइएगा ना तो फाइनली फोर्स एक ही पॉइंट पे जाके लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्पेसिफिक पॉइंट, कोई एक पॉइंट होना चाहिए एट विच द फोर्सेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, टोटल फोर्सेज जाके कहां पे एक्ट करेगा, कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे एक्ट करेगा, जो अभी हम लोग देखेंगे आगे हम लोग को मिलेगा, न्यूमेरिकल बेस से बनाएंगे। द स्पेसिफिक पॉइंट एट विच द फोर्सेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जितना भी फोर्स लगाएंगे वो फाइनली जाके एक ही पॉइंट पे एक्ट करेगा। लाइन ऑफ एक्शन, देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है कि हम लोग जब कोई भी एक लीनियरली कोई फोर्स लगाते हैं ना तो उस, और वो जितना लंबा दूर तक रहेगा ना लाइन, उतना दूर तक उस फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एक रॉड ले लीजिए, एक रॉड लीजिए, पूरा बड़का सा रॉड रहता है जो घर बनता है, उसमें ना थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे कीजिए, मतलब थोड़ा सा उठा के कीजिए, तो देखिएगा ना कि उस जो फोर्स का जो इफेक्ट है, उस फोर्स का इफेक्ट ना बहुत दूर तक चला जाता है। तो वही है, यानी ये क्या एक तरह का फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए ना जितना दूर रहता है तार उतना दूर तक फोर्स पहुंच जाता है। ये भी एक फोर्स का गुण है। वही हम लोग को बोलता है लाइन ऑफ एक्शन, यानी स्ट्रेट लाइन ऑफ इन्फिनिटी लेंथ, यानी कितना भी रहेगा इन्फिनिटी लेंथ, लेकिन स्ट्रेट में होना चाहिए। इन्फिनिटी लाइन इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्टिंग, यानी एक सेम डायरेक्शन में रहेगा, इन्फिनिटी लाइन तक रहेगा। अगर कहीं पे भी हम लोग थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो बहुत दूर तक उसका पहुंच जाता है। ये फोर्स का इफेक्ट, जैसे यहाँ चोट लगी, यहाँ मारिएगा ना तो इससे सीधे इसका इफेक्ट हम लोग को नीचे पैर में भी पड़ता है। तो ये एक तरह का फोर्स, मतलब लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू अंदर जा रहा है। यहाँ देखिए खींच रहा है पूरा एकदम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है इस जगह पे। तो ये हम लोग का क्या जा रहा है, इधर डायरेक्शन भी है और लाइन ऑफ एक्शन भी इधर है, तो वही है लाइन ऑफ एक्शन। फिर और इसका क्या एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्स हैज ए यूनिट, फोर्स का एक यूनिट होता है जो एमकेएस यूनिट में न्यूटन मापते हैं हम लोग। एमकेएस यूनिट मतलब एमकेएस यूनिट मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकेंड में न्यूटन को मेजरमेंट करते हैं। एंड डाइन इन सीजीएस यूनिट मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में हम लोग इसको डाइन में मेजरमेंट करते हैं। एक चीज और कि जरूर सब लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। ये सब पॉइंट खोज खोज के हम आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को बुक में जनरली इतना सारा चीज मिलेगा नहीं, कुछ कुछ तो मिलेगा बुक में, क्योंकि बताया थे कौन सा बुक है। 2 बुक फॉलो करवा रहे हैं आरएस स्कूल में और फिर आरके बंसल, वही बुक से पढ़िए, बेस्ट बुक है जो बहुत आगे तक काम देगा। इंजीनियरिंग जब एसएससी जेईई ये सब का भी फॉर्म भरिएगा तो वहां पे भी काम देगा, और यही सब चीज वहां पे भी मिलेगा, समझे, यही सब चीज वहां पे भी मिलेगा। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स हम लोग देखे थे। अच्छा अब ये देखते हैं, ये जो लाइंस ऑफ एक्शन, इस लाइंस ऑफ एक्शन के बारे में अभी हम लोग जस्ट आगे और पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को सिलेबस में एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसी टाइप का सिलेबस में है एक पॉइंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम थोड़ा सा एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं ना। सिलेबस में मेंशन किया हुआ है पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, वो भी आप लोगों को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन है, पॉइंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है, पॉइंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है एंड फोर्सेस सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन है। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स यही बोलता है, सेम चीज है ये लाइन ऑफ एक्शन, कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं ना, तो वो जो फोर्स है वो फोर्स बहुत दूर तक उसका इफेक्ट पहुंचता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कि फोर्स को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना, यही है। फिर है हम लोग का नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम। फिर फोर्स सिस्टम को क्लासिफाई किया गया कि फोर्स कैसे कैसे लग सकता है, नहीं लग सकता है, वह फोर्स सिस्टम देखेंगे कैसे कैसे काम करता है फोर्स सिस्टम। उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में समझते हैं कि वो क्या है। सो देखिए इसको समझते हैं अच्छे से हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। और एक और देखिए नया चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, ये आप लोगों को सिलेबस में आना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। पहले इसको देखते हैं
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब थोड़ा सा, और फोर्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। पहले मैकेनिज्म समझिए। देखिए इसका बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक, इस सॉलिड बॉडी में अगर कोई हम लोग यहाँ फोर्स लगाए ना, तो इस फोर्स का देखिए, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा, ठीक ना, ऐसे होगा। मतलब जहां तक ये जो सॉलिड पार्टिकल्स, और सॉलिड मतलब रिजिड पार्टिकल्स, बताए थे कि रिजिड पार्टिकल्स क्या होता है, जो पूरा कठोर हो और पूरा कॉम्पैक्टेड हो, रिजिड पार्टिकल्स होता है, रिजिड बॉडी होता है। यानी ये जो फोर्स मान लेते हैं, यहां हम लोग फोर्स लगा रहे, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन हम लोग फोर्स लगाए इस पॉइंट पे, तो यही अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाए, तो ये लाइन ऑफ एक्शन पे अगर इस पॉइंट पे भी अगर हम लोग फोर्स को मेजरमेंट करेंगे ना, तो इस पॉइंट पे भी फोर्स 10 न्यूटन ही बताएगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अगर इस डायरेक्शन में हम लोग कोई फोर्स लगाए, तो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू, यानी मान लेते हैं यहाँ 50 न्यूटन फोर्स लगा, तो ये जो फोर्स है इस लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे मेजरमेंट करेंगे तो वो 50 न्यूटन ही बताएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जितना रिजिड पार्टिकल्स है उसी के अंडर में लाइन ऑफ एक्शन में जो फोर्स लगेगा वही लाइन ऑफ एक्शन। बताया था ना कि कोई भी स्ट्रेट रहेगा एकदम, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो उस लाइन में यहाँ पे जितना फोर्स लगाए उस लाइन में जहां तक रिजिड पार्टिकल्स रहेगा वहां पे उतना जितना फोर्स लगाए वही सेम फोर्स लिया जाएगा। वही है रिजिड, वही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। देखिए समझते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट, क्या है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का। इफ ए फोर्स एक्ट एट एनी पॉइंट, इफ ए फोर्स एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी, इस पे ध्यान रखिएगा, एक होता है रिजिड बॉडी और एक होता है पार्टिकल्स। देखिए रिजिड बॉडी और पार्टिकल्स में डिफरेंस हो। पार्टिकल्स क्या होता है कि मतलब पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, रिजिड बॉडी भी एक पार्टिकल्स है और फ्लेक्सिबल बॉडी भी एक पार्टिकल्स है। तो रिजिड बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, ये सब बताया था। तो क्या बोलता है, इफ ए फोर्स एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इट मे बी आल्सो कंसिडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट। इट मे बी, इसको हम लोग मतलब इसको ले सकते हैं, इट मे बी आल्सो कंसिडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। अदर पॉइंट मतलब और कहीं जगह नहीं ले सकते, मतलब उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में ही हम लोग ले सकते हैं। जैसे बताए थे ना, यानी यहाँ पे हम लोग फोर्स एक्ट करें, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जितना फोर्स हम लोग यहाँ लगाएं उतना ही फोर्स इस रिजिड पार्टिकल्स में इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, इस पॉइंट पे भी, सब पॉइंट पे सेम। यानी केवल और केवल एक लाइन ऑफ एक्शन पे जितना फोर्स लगाएं हर एक जगह कहीं भी ले सेम फोर्स रहेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। यानी इफ ए फोर्स एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इट मे बी आल्सो कंसिडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइडेड दिस पॉइंट इज रिजिड। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोवाइडेड दिस पॉइंट इज रिजिडली कनेक्टेड विद द बॉडी। ये रिजिडली कनेक्टेड होना चाहिए, यानी अगर ये ऐसे है तो इसका फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोग अगर घर में देखते होंगे तो घर में पिलर खड़ा रहता है ना, घर में पिलर खड़ा, वो पिलर देखिएगा पूरा रिजिड होता है, एकदम पूरा रिजिड मतलब पूरा कठोर होता है, मतलब पूरा हार्ड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझते हैं ये चीज प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स को। इस तरह का मान लेते हैं कोई पिलर है, इस तरह का एक कोई पिलर है, ठीक, ये पिलर है, यानी इसी तरह का रहेगा ऊपर से। तो देखिए ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई चढ़ गया, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि 10 न्यूटन खाली यहाँ पे सरफेस पे ही लग रहा है, नहीं, इसका जितना लाइन ऑफ एक्शन होगा नीचे हर एक पॉइंट, यानी जहां तक ये कनेक्टेड होगा वहां पे ये 10 न्यूटन का फोर्स, अगर इस पॉइंट पे भी मापेंगे ना तो 10 न्यूटन ही होगा, इस पॉइंट पे भी मापेंगे ना तो 10 न्यूटन ही होगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। जैसे हम लोग अभी खड़ा है
तो हम लोग खड़ा है तो हम लोग फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, पृथ्वी के नीचे लगा रहे हैं। यानी पृथ्वी पे अगर हम लोगों को लाइन ऑफ एक्शन खींचा जाए ना सीधे सीधे, तो पृथ्वी के जितना नीचे सेंटर तक है, सेंटर तक हम लोग 10 मान लो जितना मेरा वेट है उतना हम फोर्स लगा रहे हैं। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। यानी मतलब एक चीज होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए बीच में, ये नहीं कि हट गया। यानी जैसे कि इधर देखिए, इधर तो रिजिड बॉडी नहीं है, तो इधर हम लोग नहीं बोल सकते कि 10 न्यूटन यहाँ है, यहीं तक कनेक्टेड है ना, यहीं तक, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, हर एक जगह 10-10 न्यूटन होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। यानी कहीं पे अगर हम लोगों को यहाँ दे कि यहाँ 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट को भी कितना लग रहा होगा, इस पॉइंट पे भी 50 न्यूटन लग रहा होगा। यानी ये कभी भी मत सोचिएगा कि यहाँ लो, अच्छा चलो नहीं, यहाँ चढ़ल है, इन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ चढ़ल, इसका असर कहाँ तक पड़ रहा है, पूरा नीचे तक पड़ रहा है असर, समझे, पूरा नीचे तक असर पड़ता है। जैसे आप छत पे चढ़ के और जब ये करते होंगे ना, दौड़ते होंगे ना, तो देखिएगा छत पे दौड़ते हो ना, तो छत में जितना भी मतलब रूम में आपका जितना भी कमरा है, सब कमरा में उसका इफेक्ट पहुंचता होगा, असर पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि छत है ना, वो छत हरेक के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि रड बंधा हुआ है। और रड क्या है, रड जो है सरिया जिसको बोलते हैं, वो हरेक के साथ कनेक्टेड है और सब में कॉम्पैक्ट करके मसाला डाला हुआ है। तो सब एक दूसरे के साथ क्या है, कॉम्पैक्ट है, यानी सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक जगह फोर्स लगाइएगा तो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन जिधर जिधर जाएगा, जिधर जिधर कनेक्ट होकर भागेगा, उधर उधर उस फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा, समझे। यही होता है। जैसे देखिए लाइन ऑफ एक्शन में, और जैसे छत है, छत पे जिधर कमरा रहता है, रूम रहता है ना, वहां पे दौड़िएगा ना छत पे, तो थोड़ा ज्यादा आवाज करेगा। लेकिन दीवालवा पे, यानी जो मेन दीवार है ना, उसके किनारे किनारे छत पे दौड़िए तो वहां पे कम इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ एक्शन नीचे नीचे, मतलब आवाज कम करेगा। वैसे तो फोर्स दोनों जगह सेम लगेगा, आवाज कम करेगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऐसे सीधे दीवार से होते हुए नीचे चला जाता है। लेकिन रूम में क्या होता है ना, कि रूम में थोड़ा ऊपर से आवाज करता है, क्योंकि पूरा रूम स्पेस रहता है, केवल जितना छत ढलाया है उतना ही ना है, और तो कुछ है नहीं। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अब समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। देखिए फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इसमें ये बोला है ना कि मतलब कि आपको, आप एक बॉडी है या एक आप पार्टिकल्स, हम पार्टिकल्स है, मेरे को ना सब कोई पूरा मार रहा है, एकदम सगरों से बहुत सारा इंसान मेरे को मार रहा है, तो सब जितना मार रहा है तो हमको तो चोट लगेगा ना, तो सब। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई क्या मारता है, तेजी से मारता है, कोई कम धीरे धीरे मारता है, कोई ऐसे होता है। तो वहां पे देखिए एक चीज है कि फोर्स कोई किसी अदर पे डिपेंड नहीं ना कर रहा है, यानी कोई तेजी से मारा, कोई थोड़ा सा मारा, तो देखिए एक दूसरे पर फोर्स कोई डिपेंड नहीं कर रहा, सब अपना स्वतंत्र रूप से मार रहा है। स्वतंत्र रूप से मारा तो मेरे को कुछ ना कुछ, यानी सबका तो कुछ थोड़ा थोड़ा जो फोर्स लग रहा है, वो सब फोर्स का टोटल इफेक्ट कहां पहुंचेगा, मेरे ऊपर लगेगा, समझे। यानी नंबर्स ऑफ फोर्स आर डिफरेंट, आर एक्टिंग ऑन ए सेम पार्टिकल्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है वो एक्ट कर रहा है। अगर कोई भी सेम पार्टिकल्स पे एक्ट कर रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहां लगेगा, जिस पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं उसी पे लगेगा। और जितना भी इंडिविजुअल फोर्सेस है वो सब अलग अलग फोर्सेस रहेगा। जैसे देखिए आप लोग जैसे देखते होंगे ना, क्या एक रस्सा कसी खींचा खींची वाला खेल खेलते होंगे, ऐसे रस्सी इधर से एक और रहता है और इन्हें से 10 को खींचते होंगे, 10 को इन्हें से खींचते होंगे, तो 10 इधर और इधर से फोर्स लगा रहे, तो देखिए दोनों करे से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों करे से फोर्स लगा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी अगर इधर 10 गो आदमी है तो ये भी स्वतंत्र रूप से फोर्स खींच रहा है, ये भी स्वतंत्र रूप से फोर्स खींच रहा है, ये भी स्वतंत्र रूप से फोर्स खींच रहा है। यानी इसका जो, इस फोर्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस फोर्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन इस फोर्स का कहां इफेक्ट पड़ रहा है, इस पॉइंट पे। यानी ये जो टोटल लोग जो जितना जितना फोर्स लगा रहे हैं वो सब स्वतंत्र रूप से, कोई कम लगाएगा फोर्स, कोई ज्यादा लगाएगा फोर्स। इसीलिए देखते होंगे कि कोई कम फोर्स लगाता होगा तो बोलते हैं अरे लगा ना, जोड़ लगा ना, पूरा लगा जोड़ एकदम, तो क्या करता होगा और जोर से खींचता होगा। तो वहां पे क्या है कि एक दूसरे पर कोई भी डिपेंड नहीं है, यानी ना एक दूसरे की फोर्स, यानी जैसे कहने का मतलब कि 2 आदमी है तो एक आदमी का फोर्स दूसरे पे डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है, तुम खींच सकते हो जितना जोर लगा खींच सकते हो, तो वही है। और जो इसका टोटली इफेक्ट, यानी अब सब थोड़ा थोड़ा लगा रहा है तो टोटल जो रिजल्ट निकलेगा उसका टोटली इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पे। इधर से फोर्स लगा रहा है इधर से, तो टोटली पॉइंट इस पे देखने को मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पे। अगर ये कमजोर रहेगा रस्सी तो टूट जाएगा, नहीं तो फिर, यानी तो इन्हें से कम फोर्स लगाएगा तो इन्हें खींचा जाएगा, इन्हें से कम फोर्स लगाएगा तो इन्हें खींचा जाएगा। अब देखिए समझते हैं स्टेटमेंट को।
इट स्टेट इट इज ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स। जब हम लोग नंबर्स ऑफ फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, यहाँ क्या है नंबर्स ऑफ फोर्सेस ही ना, बहुत सारे लोग खींच रहे हैं तो नंबर्स ऑफ फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। नंबर्स ऑफ डिफरेंट फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ अगर कोई भी एक पार्टिकल्स पे हम लोग एक्ट करेंगे, देन द रिजल्ट ऑफ दिस फोर्सेस विल हैव द सेम इफेक्ट। यानी जो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या करेगा, सेम इफेक्ट पहुंचाएगा इस पॉइंट पे, यानी जहां पे भी टोटली रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वहां पे सेम इफेक्ट पहुंचाएगा एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस। मतलब कि सेम इफेक्ट पहुंचाएगा कैसे, जितना छोटा छोटा पार्टिकल्स मतलब जितना छोटा छोटा फोर्स लग रहा था उस सब का सब फोर्सेस को आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और वही जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या करेगा, इफेक्ट पहुंचाएगा सेम। मतलब कि डिफरेंट जितना भी फोर्स लगा रहा था उसका जो इफेक्ट रहता एक पॉइंट पे, हम लोग क्या किए उसी को जोड़ के रिजल्टेंट निकाल दिए, वही फोर्स के बराबर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना भी पार्टिकुलर फोर्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, यानी यहाँ डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है F1, F2, F3, यानी F1 बराबर F2 नहीं है। ये अपना स्वतंत्र फोर्स लगा सकता है, ये अपना स्वतंत्र फोर्स लगा सकता है। टोटल फोर्स है, दोनों का जो इफेक्ट होगा यहाँ पे पहुंचेगा। या तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए या नहीं तो पार्टिकुलर फोर्सेस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही बोलता है इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स देन द रिजल्ट ऑफ दिस फोर्सेस विल हैव द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस। जो भी टोटल फोर्सेस के थ्रू जो हम लोगों को एक रिजल्टेंट फोर्स निकला है वो कहां पे लगाता है, वो सेम इफेक्ट लगाता है कोई ना कोई एक छोटा से छोटा पार्टिकल्स पे। आई होप समझ चुके होंगे क्या बोलना चाह रहे थे। नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं है, वैसे भी सिलेबस में नहीं है। ये सोचे थे कि आप लोगों को समझा दें। मतलब यही है कि जैसे कि आपको कोई मार रहा है ना, ढेर मानी मार रहा है ना, तो सब स्वतंत्र रूप से मारता है। कोई किसी का ये नहीं रहता है कि नहीं हम, अब ये हो सकता है कि कोई नहीं तू 2 मुक्का मार ले हम 3 मुक्का मारो, तो ये हो सकता है। लेकिन अब वो कितना जोर से मार रहा है वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। कोई भाई ज्यादा एनर्जी वाला है तो ज्यादा जोर से मारेगा, कम है तो कम जोर से मारेगा। वैसे जिसका कम रहता है ना वो ज्यादा उसी का ज्यादा चोट लगता है, क्या कि हड्डी रहता है उसका ना एकदम चपाक में। तो वही जो टोटली रिजल्टेंट फोर्स होगा, टोटली रिजल्टेंट फोर्स जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक्ट करेगा, वही है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। अब इसके बाद हम लोगों को और है एक क्या है, एक और हम लोग इसके बाद पढ़ना है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जैसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है कि फोर्स का डिफरेंट तरह का सिस्टम हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है, फोर्स का डिफरेंट तरह का सिस्टम तो कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक ना। और उसी को थोड़ा डिफिनेशन बता देंगे। जैसे डिफरेंट सिस्टम क्या हो सकता है फोर्स का, ये कोई फोर्स है, कभी फोर्स क्या लग सकता है, ऐसे कोलिनियर लग सकता है, एक ही लाइन में लग सकता है फोर्स पैरेलल। कभी क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा का फोर्स लगेगा। कभी क्या हो सकता है कि एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, तो यही साइमल्टेनियसली मतलब वही जो फोर्स है डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, वही डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। जैसे कोलिनियर फोर्स बोल सकते हैं, करंट फोर्स बोल सकते हैं, कोप्लेनर फोर्स बोल सकते हैं। अब जैसे क्या होता है ना वो सब हम लोग एक करके देखेंगे पहले। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक अगर देखिए कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो एक बार वीडियोज फिर से रिपीट करके देखिएगा। वैसे तो वीडियोज बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा भी है, तो धीरे और आराम से कहीं बैठ के स्थिर से ईयरफोन लगा के बर्दाश्त करके पानी रख के, जब भी देखते नींद आने लगे बेड पर सोकर मत देखिएगा, नहीं तो देखते नींद आ जाएगा और फिर सो जाइएगा। पता चलेगा कि मोबाइल में चल रहा है वीडियो और हमने पूरा नींद ले रहे हैं, तो फिर वैसे नहीं हो पाएगा। बैठ के आराम से ईयरफोन लगा के और देखिएगा। नहीं भी ईयरफोन नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से एक जगह शांत जगह देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए इतना हो गया। अब हम लोगों को बच रहा है सिस्टम ऑफ फोर्सेस बच रहा है, और फिर बचेगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं,
रिजल्टेंट फोर्स कैसे हम निकालते हैं, ये सब फिर अभी हम लोग को और बचा हुआ है टॉपिक। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है।